हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एमपी एग्जाम वाला। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है संपूर्ण। और संपूर्ण में आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो ये सीरीज चला रहे हैं, इन दिस सीरीज वी आर ओनली डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो दैट आप जब इस सीरीज को देखें, इस सीरीज से आप जब एनालिसिस करें तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही क्विकली मिल जाएं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबसे पहले देखेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आज क्या क्या देखने वाले हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे कि दिल्ली सल्तनत आपको पता ही है सबको कि 1206 टू 1526 इसका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में हम बेसिकली आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला, जैसे कि आपको पता है, जो पहली इसमें बेसिकली पहली डायनेस्टी जिसने रूल किया था दिल्ली सल्तनत में, दैट वाज स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी फॉलोड बाय खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी फॉलोड बाय तुगलक, और तुगलक डायनेस्टी फॉलोड बाय सैयद डायनेस्टी, और लास्ट में आपके आते हैं लोधी, जिसके पतन होने के बाद आपका मुगल शासन, मुगल एम्परर शुरू हो जाता है। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। तो इस तरीके से आज हमारी बेसिकली आपकी जो क्लास है वो चलने वाली है, और हम एक एक करके सारे जो आपके रूलर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, सॉरी रूलर्स को डिस्कस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जितनी भी आपके कल्चर वाला पार्ट है, लिटरेचर वाला पार्ट है, जो जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बीच बीच में आएंगे, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत समझने से पहले हमें आज ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, क्योंकि अगर आप स्टैब्लिशमेंट नहीं समझोगे तो आप आगे की चीजों को कैसे समझोगे। तो ये बात है लगभग 8th सेंचुरी की, 8th सेंचुरी की बात है, जब आपका जो अरब है, अरब वाले रीजन में काफी सारी डायनेस्टीज का यूनिफिकेशन हो गया था, यूनिफाइड हो गई थी। क्योंकि वहां की डायनेस्टीज यूनिफाइड हो गई थी तो उन्होंने एम क्या बनाया कि क्यों ना हम बाकी के रीजन्स को कॉन्क्योर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता देती हूँ कि आखिरकार ये जो आपका बेसिकली अरब वाली बात जो मैं कर रही हूँ, तो बेसिकली अरब ने क्या किया कि इन्होंने कंक्वेस्ट करना चालू किया। तो ये कहाँ पे गए? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी, आप कह सकते हो किसी भी प्लेस पे किसी को डिफीट करने में या फिर उनसे डिफीट हो जाने में। तो अरब पेनिसुला ने, जो अरब बेसिकली अरेबियंस थे, उन्होंने क्या किया, जो आपका मेसोपोटामिया है उसको जीतने की कोशिश की। लगभग 15 साल बाद उन्होंने मेसोपोटामिया को जीता। फिर उन्होंने लगभग 17 साल युद्ध करने के बाद इजिप्ट को जीता। फिर उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस सोने की चिड़िया की तरफ क्यों, आप ही मुझे बताइए, क्या अरब का ध्यान नहीं गया होगा? बिल्कुल गया होगा। और यही कारण है कि अरब ने जब बाकी की चीजों को जीता तो फिर वो इराक की तरफ आए, इराक को उन्होंने जीता। इराक को जीतने के बाद वो कहां पर आए? आपके बेसिकली भारत में आए, क्योंकि भारत में वेल्थ बहुत ज्यादा थी। भारत की वेल्थ ही एक ऐसी चीज थी जो फॉरेनर्स को भारत की तरफ अट्रैक्ट करती थी। ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही कारण था कि आपके बेसिकली अरब जो हैं वो कहां पर आए? भारत में आए। और भारत में अगर हम बात करेंगे कि वो कहां पर बेसिकली आए, तो आपका जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहां का? भारत की बात कर रही हूं मैं, जिसमें आपका आज का पाकिस्तान इंक्लूड है, और आप देखेंगे तो सिंध और पंजाब वाला, हरियाणा वाला रीजन, ये वाला पूरा रीजन आपका इंक्लूडेड है। तो उन्होंने सबसे पहले वहां पर अटैक किया, और सबसे पहला जो अटैक माना जाता है वो 712 AD में किसका माना जाता है? मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है। और उन्होंने किसको डिफीट किया था? बेसिकली दाहिर। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? फिर उसके बाद धीरे धीरे कर आप कह सकते हो कि एक गैप आ गया, मतलब कि 8th सेंचुरी से लगभग आप कह सकते हो 9th सेंचुरी तक कोई भी अटैक नहीं होता है, कोई भी मतलब कि इन्वेजन नहीं होता है इंडिया की तरफ। लेकिन हाँ, फिर एक समय आता है, फिर आपका कह सकते हो कि भारत में कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं किसको? फिर से फॉरेन इन्वेजन को। वो आखिर कौन कौन सी चीजें होती हैं बच्चों जो फॉरेन इन्वेजन को दोबारा से अट्रैक्ट करती हैं? अभी जो दोबारा फॉरेन इन्वेजन होने वाला है वो होने वाला है तुर्क का, टर्किश। ठीक है, तो
तुर्क का इन्वेजन होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और यही है वो तुर्क जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की बाद में एस्टैब्लिशमेंट की थी। तो तुर्क बेसिकली, तुर्क का जो है उनका यहाँ पर आप कह सकते हो इन्वेजन होता है। उसका कारण है कि जो राजपूत जो इतने टाइम से जो भारत की ब्रेवरी बने हुए थे, वहां पर बहुत ज्यादा उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बहुत ज्यादा वो जाने जाते थे अपने वैलर के लिए, उनमें बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और आप कह सकते हो क्योंकि इंडिया में कोई पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं बचता है, और यही कारण बन जाता है कि फॉरेनर्स उसका फायदा उठा लेते हैं, तुर्क इसका फायदा उठा लेते हैं, और वो क्या करते हैं आगे की तरफ इंडिया। ऑलरेडी आप देख चुके हो कि जो हम बात कर रहे थे अरब्स की, तो उन्होंने ये वाला रीजन ऑलरेडी जीत चुका हुआ था। फिर तुर्क जो है वो आगे और अंदर आने की कोशिश करते हैं, और इसमें आपके आते हैं कौन? महमूद ऑफ गजनवी। महमूद ऑफ गजनवी इज द पर्सन हु रेडेड 17 टाइम्स इनटू इंडिया, एंड अनफॉर्चुनेट, दिस वाज द अनफॉर्चुनेट ऑफ इंडिया एंड फॉर्चुनेट ऑफ महमूद ऑफ गजनवी दैट ऑल हिज एक्सपीडिशंस वाज सक्सेसफुल। बहुत अच्छे से ब्रेवली उसने फॉट किया था, और जितनी प्लंडरिंग हो सकती थी वो सारी की सारी प्लंडरिंग की। किसकी बात कर रही हूं मैं? महमूद ऑफ गजनवी की। महमूद ऑफ गजनवी के बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं जिससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होने वाली है, उसका नाम है मोहम्मद घौरी। मोहम्मद घौरी की बात हो रही है। लगभग मोहम्मद घौरी जो ऐसे पर्सन है, उन्होंने भी जो आपके महमूद ऑफ गजनवी हैं उनके पाथ पे चलते हुए इंडिया को उन्होंने भी जीतने की कोशिश की, बट वो ऐसा कर नहीं पाए। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब हम किसकी बात करने वाले हैं? ये हमने जस्ट डिस्कस कर लिया किसके बारे में? फाउंडेशन, कि भाई दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन कैसे रखी गई है। तो किस तरीके से मतलब कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन, दिस वाज जस्ट द बैकग्राउंड, कि आखिरकार दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एक एक रूलर्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है 1206 1206 टू 1526 एडी। समझ में आया कि नहीं? इसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। और इसी दिल्ली सल्तनत में आपकी 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है। कौन कौन सी वो डायनेस्टीज है? स्लेव डायनेस्टी फॉलोड बाय खिलजी डायनेस्टी, फॉलोड बाय तुगलक डायनेस्टी, फॉलोड बाय सैयद डायनेस्टी, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज लोधीज। तो एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेसिकली कि आपकी डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं। तो ये डायनेस्टीज का ऑर्डर लिखा हुआ है। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्लेव डायनेस्टी। हम सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है? सबसे पहले किसके बारे में लिखा हुआ है? देखिए जरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इस डायनेस्टी को, ये जो आपकी डायनेस्टी है, इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? तो स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका, वो घोरी का स्लेव होता था, और घोरी की डेथ के बाद इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था। जब ये इंडिपेंडेंट हो गया था तो बेसिकली जिस रीजन की इसको गवर्नरशिप मिली हुई थी, उस रीजन में ये इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपना रूल जो है, अपना साम्राज्य जो है वो वहां पे स्थापित कर देता है। इसीलिए इस डायनेस्टी का जो नाम है वो स्लेव डायनेस्टी रहा। इसके अलावा दूसरा रीजन ये भी है कि इस डायनेस्टी में जितने भी आपके रूलर्स आने वाले हैं, जितने भी आगे के आपके बेसिकली किंग्स आने वाले हैं, सुल्तान आने वाले हैं, वो सभी के सभी या तो स्लेव्स होते हैं या स्लेव्स के आप कह सकते हो सन होते हैं। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सो दैट इज व्हाई द डायनेस्टी इज नोन एज स्लेव डायनेस्टी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बेसिकली उसको फाउंडर माना जाता है। किसका? दिल्ली सल्तनत का फाउंडर माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड ज्यादा नहीं रहा, 1206 से लगभग 1210 तक इन्होंने 4 साल का रूल किया था। इस 4 साल में ये ज्यादा कुछ एक्सपांड नहीं कर पाए थे, हाँ, लेकिन इन्होंने, इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, उनका कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इन्होंने रूल कहां से किया था। तो इनकी जो कैपिटल थी वो लाहौर इनकी कैपिटल थी, ये आपको पता होना चाहिए। लाहौर से इन्होंने रूल किया था। अभी आप देखो कि इन्होंने दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाया है, इसीलिए जब आप आगे देखोगे जब इल्तुतमिश दिल्ली को कैपिटल बनाएंगे तो इसीलिए उन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि वो नाम को जस्टिफाई कर देते हैं दिल्ली सल्तनत। अभी इनकी कैपिटल होती है लाहौर। समझ में आया कि नहीं? बेसिकली जब ये आते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। फिर इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं और ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
आगे इनके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, काफी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी दिख रही है कुतुबुद्दीन ऐबक की। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टर्किश स्टाइल का ये अपने ऊपर एक क्राउन को पहने हुए कि नहीं पहने हुए, काफी कुछ ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए। दिस मीन्स दिस इज शोइंग द प्रोस्पेरिटी ऑफ दैट एरा। सो अभी देखिए, सबसे पहले तो ही फाउंडेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश रूल। इन्होंने इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम को बेसिकली फाउंड किया था। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये किसके स्लेव थे, तो मोहम्मद घोरी के ये स्लेव थे, इजंट इट। उसके बाद बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद घोरी की डेथ के बाद ही इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था और अपने किंगडम को बेसिकली एस्टैब्लिश किया था। अगर हम बात करेंगे कि इनका दूसरा नाम क्या था, तो इनको जो बोला जाता था लाख बख्श नाम से इनको पुकारा जाता था। उसका रीजन है कि ये काफी ज्यादा डोनेट करते थे, ही वाज अ वेरी डोनेटिंग पर्सनालिटी, है ना। तो काफी ज्यादा लिबरल डोनेशन के कारण इनको क्या कहा गया था, लाख बख्श। अगर इनकी बात करेंगे कि बेसिकली इन्होंने कोई कॉइन्स इश्यू किए थे, तो बिल्कुल इन्होंने जो कॉइन इश्यू किए थे, गोल्ड, सिल्वर, बिलियन, कॉपर, ये जो इनके बेसिकली कॉइन है, वो किसके कॉइन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के। समझ में आए कि नहीं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। आर्ट एंड आर्किटेक्चर बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि आपका बेसिकली इन्होंने दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में काफी सारे एक प्लेस थी, ये आपका साउथ दिल्ली में आता है ये पार्ट, एक कॉम्प्लेक्स था, वहां पे हिंदू और जैन के टेम्पल थे। उनको हिंदू और जैन के टेम्पल को डिमोलिश करवा के उनकी ही जो मटेरियल है उसका रीयूज करके बेसिकली एक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बनाया था। क्या बोल रही हूं मैं, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ये जो आपका कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कहां पे सिचुएटेड है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, ये साउथ दिल्ली में आपका सिचुएटेड है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली किसकी शुरुआत की थी, कुतुब मीनार, मतलब कि मीनार की शुरुआत करी थी बेसिकली इन्होंने। और किसके लिए करी थी, तो खुद के नाम पे नहीं करी थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि चिश्ती सेक्ट के एक सूफी संत थे, उनकी याद में बेसिकली इन्होंने क्या बनवाया था, कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट करवाया था। हाउएवर जो इसका पूरा का पूरा कंप्लीशन है, मतलब कि पूरा कंप्लीट नहीं करवाया था, बट यस ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार। समझ में आया कि नहीं। दूसरा इन्होंने अजमेर में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की ही एक और चीज अगर हम देखें तो दिल्ली में ही कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क को भी बनाया था, जो कि उस टाइम की दिल्ली की सबसे बड़ी मॉस्क थी। अगर एक और चीज इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इन्होंने अजमेर में भी एक आपका संस्कृत कॉलेज था, उसको भी इन्होंने डिमोलिश करके उसकी मटेरियल को रीयूज करके वहां पर भी एक उन्होंने बेसिकली आप कह सकते हो कि इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा एग्जैक्टली अजमेर में है, जो कि एक संस्कृत कॉलेज को डिमोलिश करके इन्होंने बनाया था। और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, जो कि आपके कहां पे है, दिल्ली में। कुतुब मीनार, जो कि मैं आपको बता ही सकती हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उनके बेसिकली उनकी याद में इसको बनाया गया था। फिर उसके बाद इन्होंने पैट्रोनाइज किसको किया था, लिटरेचर को। तो आप लिटरेचर मतलब कि पोएट की बात हो रही है, किस पोएट को किया था, तो फखरुद्दीन, है ना, फखरुद्दीन को किया था, जो कि तारीख मुबारक शाही के ऑथर है। और इनके जो बुक है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक तक की जो आपकी बेसिकली इंफॉर्मेशन है वो काफी अच्छे से बताई गई है, किस तरीके से फाउंडेशन लेड हुआ, किस तरीके से एरा में क्या सिचुएशन थी, पॉलिटिकल कंडीशंस थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन थी। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। समझ में आए कि नहीं। फिर उसके बाद है हसन निजामी, जिन्होंने क्या लिखी, ताजुल मसीर। आप आगे देखोगे तो ये जो है हसन निजामी, ये आगे के रूलर्स के भी कोर्ट में आगे भी एड ऑन करने वाले हैं। समझ में आए। सो दिस इज ऑल अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बेसिकली इनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद जो बेसिकली कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए जो रूल करने आते हैं वो आते हैं आराम शाह। लेकिन आराम शाह बिल्कुल भी केपेबल रूलर नहीं होते, बहुत ही इनकेपेबल रूलर होते हैं। और बेसिकली अब जो आगे इनके बाद मतलब कहना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर कोई
गद्दी पे बैठता है, मतलब कि होनहार, जो कैपेबल है, वो बेसिकली कौन गद्दी पे बैठता है, तो वो बैठता है इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था, सन इन लॉ, वो गद्दी पे बैठता है। बिकॉज आराम शाह जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, इनकेपेबल है। समझ में आया कि नहीं? सो इसीलिए आराम शाह के बाद हम देखते हैं किसके बारे में, शामशुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे और इनके रिफॉर्म्स के बारे में अभी हम जानेंगे। तो बेसिकली इल्तुतमिश की जब हम बात करेंगे, इल्तुतमिश की हम बात करेंगे, तो इल्तुतमिश जो है बेसिकली, इल्तुतमिश की अगर हम बात करेंगे तो इल्तुतमिश भी क्या है, स्लेव रहा है। किसका स्लेव रहा है? ये जो स्लेव है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी स्लेव रहा था, मोहम्मद घोरी का भी स्लेव रहा था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इल्तुतमिश जो ऐसा पर्सन है, एक्चुअली पंजाब में एक बार जाटों का रिवॉल्ट हो गया था, उस टाइम पे मोहम्मद घोरी ने इल्तुतमिश को इन्वाइट किया था और इल्तुतमिश ने उस रिवोल्ट को काफी ब्रेवली सप्रेस्ड किया था। और इल्तुतमिश ने क्योंकि ब्रेवली सप्रेस्ड किया था तो मोहम्मद घोरी इस चीज से बहुत ही खुश हो गया था और खुश होकर उसने बेसिकली, ये इल्तुतमिश जो है घोरी का भी स्लेव था, तो फिर बाद में क्योंकि ब्रेवरी बहुत ज्यादा थी, सप्रेस कर दिया था, तो मोहम्मद घोरी ने इल्तुतमिश को क्या कर दिया था, रिलीव कर दिया था, मतलब कि आजाद कर दिया था, इंडिपेंडेंट कर दिया था। लेकिन तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो मोहम्मद घोरी के डेथ होने के बाद इंडिपेंडेंट हुआ है, लेकिन इल्तुतमिश मोहम्मद घोरी के जिंदा होते ही इंडिपेंडेंट हो गया था, मतलब कि स्लेव नहीं रहा था। लेकिन फिर भी ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी स्लेव रहा था, इसलिए यहाँ पर जो स्लेव डायनेस्टी की जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर फुलफिल होती है, जस्टिफाइड होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्लेव डायनेस्टी। समझ में आया कि नहीं? फिर इन्होंने जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था वो ये किया था कि इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था। कहां से कहां तक कैपिटल को शिफ्ट किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो कैपिटल को शिफ्ट किया था वो किया था कहां से किया था बच्चों, लाहौर। मैं आपको बता रही थी, लाहौर से इन्होंने दिल्ली को किया था। तो आप देख सकते हो कि अभी जो है, अभी बेसिकली किसका एक्सपेंशन चालू हो गया है, तो अब जो है वो दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन चालू हो गया है। और किसने वो एक्सपेंशन किया है, तो इल्तुतमिश ने। आप इल्तुतमिश की यहाँ पे फोटो देख सकते हो। तो इल्तुतमिश इस तरीके से एक्सपेंशन करता है और आप कह सकते हो दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड की थी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट, अभी बेसिकली यहाँ पे इल्तुतमिश की बात हो रही है इल्तुतमिश की बात हो रही है। और इल्तुतमिश के बेसिकली यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे उनकी रिफॉर्म्स और उनके बारे में बताया गया है। इल्तुतमिश के बारे में एक छोटी सी कहानी और भी है कि चंगेज खान एक बार जलालुद्दीन के पीछे पड़ा था। बेसिकली चंगेज खान जो है उसकी एक्सपेंशनिस्ट इंपीरियलिस्ट पॉलिसी थी, वो इंपीरियलिज्म की तरफ जा रहा था और एक्सपेंशन कर रहा था। तभी वो जलालुद्दीन जो कि लगभग अफगान वाले एरिया, आपका जो अफगान वाला एरिया है वहां पे उसका रूल था, तो वहां पर ये जाता है और वहां पे जाकर जब उसको पकड़ता है तो जलालुद्दीन जो है वो वहां से भागने की कोशिश करता है। और भागने की कोशिश करता है तो वो आपका कह सकते हो भारत की तरफ प्रवेश लेता है। लेकिन क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि चंगेज खान अगर यहाँ भारत में आ जाएगा तो मतलब कि पॉलिटिकली हम अनडिस्टर्ब हो जाएंगे, हमें मिलिट्री टैक्टिक्स लगानी पड़ेगी और ये हमें प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, तो वो जलालुद्दीन को आने से रोक देता है। एनी हाउ ही स्टॉप्ड हिम। और इस तरीके से चंगेज खान का इन्वेजन कहाँ नहीं हो पाता है, इंडिया में नहीं हो पाता है। तो ये इल्तुतमिश की काफी अच्छी आप कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी या विजनरी अप्रोच के थ्रू चंगेज खान जो है वो भारत तक नहीं आ पाता है। उसके बाद इनकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इल्तुतमिश ने कुबाचा को डिफीट किया था। और बेसिकली कुबाचा कौन है, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट रूलर हैं मुल्तान, पंजाब और सिंध वाले इलाके में, समझ में आ रहा है, लाहौर वाले। तो उन्होंने उसको डिफीट किया था। उसके बाद इनकी अगर हम इकोनॉमी में बात करेंगे तो इकोनॉमी में इन्होंने कुछ कॉइन्स को, जिसका नाम है कुछ कॉइन्स को इन्होंने बनाया था जिसका नाम है टंका और जीतल। जो बेसिकली आपका टंका है वो सिल्वर कॉइन थे और जो आपका जीतल है वो आपके कॉपर कॉइन थे। तो आप देख सकते हो कि ना ही सिर्फ इल्तुतमिश ने कंसोलिडेशन का वर्क किया, कैपिटल को शिफ्ट की, एक्सपेंशन किया, बट ये इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अभी आप आगे देखेंगे तो ही स्टार्टेड इक्ता सिस्टम को इन्होंने स्टार्ट किया जो कि लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है। फिर
उसके बाद जो कुतुब मीनार, जो कि किसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, उसका इन्होंने कंप्लीशन करवाया। समझ में आया कि नहीं? इन्होंने फिर किसको पैटर्नाइज किया, किसको पैटर्नाइज किया? बेसिकली ऑथर जो आपके मिनाज उस सिराज, ये आपके मिनाज उस सिराज जो है, तबाकत नसीरी लिखी हुई है इन्होंने बुक, तो इन्होंने इसको भी पैटर्नाइज किया। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद इन्होंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे देखिए, तुर्कान ए चहलगानी, मतलब कि ग्रुप ऑफ 40, मतलब कि इसमें 40 नोबल पीपल होते थे और इन्होंने उसको सेटअप किया था। क्यों? क्योंकि आप इल्तुतमिश की विजनरी अप्रोच को देखो, कैपिटल चेंज करी, पॉइंट्स को इशू किया, उसके बाद चंगेज खान को भारत में आने से रोका, उसके बाद इन्होंने कोबाचा को डिफीट किया, उसके बाद आप देख रहे हो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, बेसिकली आज मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा मैं रुक रही हूँ, कोई बात नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए इन्होंने तुर्कान ए चहलगानी नोबल मैन की एक 40 ग्रुप को क्रिएट किया, जो किसमें बेसिकली हेल्प करते हैं, सुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। उसमें काफी सारे नोबल और इंटेलेक्चुअल पर्सन्स इंक्लूडेड होते थे, जिससे कि सुल्तान जो भी डिसीजन ले, जो भी अप्रोच ले, उससे क्या होगा कि वो राइट डायरेक्शन में मूव कर सके। समझ में आया कि नहीं? तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे कि ग्रुप ऑफ 50, ग्रुप ऑफ 40। तो हम बेसिकली बात करेंगे कि जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है तो इल्तुतमिश चाहते थे कि उनकी होनहार लड़की, कौन? रजिया सुल्तान, जो कि आप कह सकते हो भारत की एकमात्र दिल्ली सल्तनत की शासिका थी, विमेन रूलर थी, जिसने शासन किया था 1236 से 1240 तक। लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो एक लड़की होती है और जितने भी वहां के नोबल मैन होते हैं उनसे ये सहन नहीं होता कि आखिरकार हाउ अ वुमेन कैन रूल अस, हाउ वी कैन बी अंडर एनी वुमेन, हाउ अ वुमेन कैन कंट्रोल अस। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि किससे टॉलरेट नहीं होते हैं, वहां के नोबल मैन से टॉलरेट नहीं होते हैं, और वो रजिया सुल्तान का बहुत ज्यादा ऑपोजिशन करते हैं। वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। अभी आप देखिए, बिल्कुल ये आ गई हैं आप लोगों की सबसे फेवरेट रजिया सुल्तान की बात हो रही है। रजिया सुल्तान का बेसिकली अगर हम जन्म की बात करेंगे तो इनका जो बर्थ है वो 1305 ईस्वी में बदायूं में हुआ था, इल्तुतमिश के पास हुआ था। इल्तुतमिश की बेटी है ये, और इल्तुतमिश ने चाहा था कि यही गद्दी पे बैठे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली ये आप देख सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुल भी है, मतलब शी इज द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड इंटेलेक्चुअलिटी, दोनों बिल्कुल। और साथ में आप कह सकते हो कि ये काफी अच्छी वॉरियर भी थी, घुड़सवार, तलवारबाज, ये सारी की सारी टैक्टिक्स रजिया सुल्तान को बहुत ही अच्छे से आती थी। और ऐसा नहीं था कि इन्होंने ये बाद में सीखी हो, ये सारे के सारे हुनर उनमें बचपन से ही दिखाई देते थे। यही कारण था कि इल्तुतमिश ने विजनरी अप्रोच के साथ एक लाइन ऑफ सक्सेशन को डेवलप करने के लिए रजिया सुल्तान को चुना था। और रजिया सुल्तान जब कभी भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, सल्तनत में जब कभी भी वो जाती थी नोबल मैन्स के सामने, तो कभी भी उन्होंने पर्दा डाल कर नहीं गई, मतलब कि शी डिस्कार्डेड द पर्दा सिस्टम। उसके बाद वो मेल अटायर को वॉर करती थी, मेल अटायर वियर करने के बाद ही वो जाती थी और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से चलाती थी। लेकिन कॉन्स्पिरेसी के कारण ये ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकी और 1240 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। होप द पॉइंट्स आर क्लियर। अगर आप यहाँ पे कुछ देखेंगे तो इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्दा सिस्टम को इन्होंने डिस्कार्ड किया, मेल अटायर को अडॉप्ट किया, वेंट फॉर हंटिंग एंड लेट आर्मी थर्ड अराउज्ड रिसेंटमेंट अमंग टर्किश नोबल। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान के बारे में कुछ बेसिकली आपकी यहाँ पे बात हो रही है। और क्या क्या बात हो रही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि मुस्लिम थियोलॉजियंस और नोबल्स को ये एक्सेप्ट नहीं थी क्योंकि ये एक विमेन थी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर एक बात करी गई है 1240 एडी की बात हुई है, जहां पर यहाँ पे एक मतलब कि सीरियस रिबेलियन हो गया था। कहां पर? सरहिंद में। किसके अंडर में? अल्तुनिया के अंडर में। और यही एक छोटी सी कहानी है कि रजिया विथ याकुत मास टू सप्रेस बट याकुत वाज मर्डर्ड। यहाँ पे याकुत की जो है, इस वाली में जो रेबेलियन है, जो सीरियस रेबेलियन हुआ था, इसमें जो याकुत है उसकी मर्डर हो जाता है और रजिया को बंदी बना लिया जाता है। और जैसे ही रजिया को बंदी बना लिया जाता है
तो उसके बाद क्या होता है कि जब रजिया की शादी हो जाती है बेसिकली अल्तुनिया से, और जब वो दिल्ली की तरफ वापस मार्च हो रहे होते हैं तब उनकी डेथ हो जाती है। तो ये छोटी सी एक आप कह सकते हो कि स्टोरी है, किसके बीच में, किसके बारे में है, किसके बारे में, बेसिकली रजिया सुल्तान के बारे में है कि रजिया सुल्तान बेसिकली हाँ इनकी डेथ कैसे होती है। तो इस रिबेलियन, जो सरहिंद का रिबेलियन हुआ था बेसिकली, तो इसमें जो याकुत है उसकी डेथ हो जाती है और रजिया जो है वो इम्प्रिजन मतलब कि ये बंदी बना ली जाती है। फिर इनकी शादी जो है बेसिकली अल्तुनिया से हो जाती है और जब ये लोग लौट रहे होते हैं दिल्ली तो इनकी बेसिकली डेथ हो जाती है। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि रजिया की जो कब्र है, जो इनका मसोलियम है, वो इनके हस्बैंड के साथ नहीं, इनकी लवर के साथ, याकुत के साथ दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है। और अगर बात करेंगे कि अगर रजिया की डेथ हो गई तो बाद में बेसिकली गद्दी पे कौन बैठा, तो गद्दी पे इसके बाद बहुत ज्यादा इनकेपेबल रूलर्स आए थे और इनकेपेबल रूलर्स में जैसे कि नासिरुद्दीन महमूद। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूलर की, वो है आपके बलबन। बलबन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में बलबन से रिलेटेड 5 मार्कर, 11 मार्कर, 6 मार्कर या 15 मार्कर पूछे ही जाते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, दैट इज बलबन। तो हम बलबन के बारे में अब डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, अब हम आ गए हैं बलबन के बारे में। बलबन एक ऐसा किंग था, बलबन एक ऐसा पर्सन था जो कि इल्तुतमिश ने जो तुर्कान ए चहलगानी बनाई थी, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स बनाए थे, उस 40 नोबल्स का हिस्सा रहा था बलबन। बलबन बहुत अच्छे से जानता था, बलबन को बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है। आखिरकार जिस तरीके से मैं किंग बना हूं, उस किंग तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा ना पहुंच जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। एक आप कह सकते हो कि लोगों में डर पैदा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सारे के सारी जो चीजें थी इससे बहुत अच्छे से वाकिफ कौन था, बलबन। और इसीलिए बलबन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी बेसिकली आपसे लगभग हर एग्जाम में बलबन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। बलबन की अगर हम बात करेंगे तो बलबन ने कौन सी बलबन जब गद्दी पे आया तो बेसिकली इनके जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में ऐसा होता था कि जो आपके रूलर्स है, जो आपके किंग हैं, किंग को आप कह सकते हो बेसिकली उनको बताने के लिए, उनके ऊपर एक स्टैंप लगाने के लिए कि हाँ ये खलीफा का ही है, मतलब इसको खलीफा ने ही भेजा है, खलीफा ने बनाया है। उस टाइम की जो इस तरीके की अथॉरिटी थी वो सबके पास नहीं रहती थी। इसीलिए जब बलबन गद्दी पे बैठा तो बलबन जब गद्दी पे बैठा तो उसने क्या टाइटल लिया, क्या टाइटल लिया जरा आप देखो, इन्होंने टाइटल लिया जीले लाही निबायत खुदाई। मतलब कि इसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, मतलब कि मैं किसकी परछाई हूं, स्वयं खुदा की परछाई हूं। मतलब कि मैं, मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो किसके ऑर्डर्स हैं, माय ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स ऑफ गॉड, वो गॉड के ऑर्डर हैं। जो मैंने कहा है वो मैंने नहीं कहा है, वो गॉड ने कहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से डिप्लोमेटिकली बलबन ने रिलीजन का यूज किया, किसको सप्रेस करने के लिए, किसको मॉड्यूलेट करने के लिए, किसको मोल्ड करने के लिए, प्रजा को, स्टेट को मोल्ड करने के लिए किस तरीके से बलबन ने डिप्लोमेटिकली रिलीजन का यूज किया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बलबन को बहुत अच्छे से पता था, क्या पता था, बलबन जानता था कि ये जो ग्रुप ऑफ 40 है यही कॉन्स्पिरेसी करते हैं, किसके लिए, किंग के अगेंस्ट, यही कॉन्स्पिरेसी करते हैं। और कॉन्स्पिरेसी करने के बाद जो किंग है या तो उसको मरवा देते हैं या उसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा देते हैं, या उनका जो पीछे किंगडम है, वैलर है, उस सबको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो बलबन जानता था और बलबन बहुत अच्छे से पता था, बलबन को क्या पता था, बलबन को यह पता था कि जिस ग्रुप ऑफ 40 तुर्कान ए चहलगानी की हेल्प से मैं बेसिकली सीढ़ियों को चढ़कर किंग बना हूं। बलबन जानता था कि मैं ये जो किंग बना हूं तुर्कान ए चहलगानी की सीढ़ियां चढ़ के, तो वो ये भी जानता था कि क्या ये सीढ़ियां कोई और नहीं चढ़ सकता, बिल्कुल चढ़ सकता है। तो जब तक ये तुर्कान ए चहलगानी रहेगी तो बलबन ने कहा मेरे लिए तो बड़ी दिक्कत की बात है, क्यों, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी हो गई तो मैं हटा दिया जाऊंगा। इसीलिए बलबन ने सबसे पहले इस तुर्कान ए चहलगानी को ही खत्म कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उसका ये मानना था कि जिस सीढ़ी से मैं चढ़ा हूं उस सीढ़ी से कोई और भी चढ़ सकता है, इसीलिए इस सीढ़ी को ही खत्म करो। तो आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रैटेजिक, कितना विजनरी पर्सन था बलबन। यस और नो?
नॉट ओनली दिस, अगर हम आगे देखेंगे तो उसने खुद की डिविनिटी मतलब खुद के वैलर, खुद की रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए उसने सजदा और पायबूस सिस्टम को भी अडॉप्ट किया था और इम्पोज किया था। सजदा, सजदा मतलब क्या होता है? प्रोस्टेशन बिफोर द किंग, मतलब कि किंग के सामने झुक के किंग को सलाम करना। मतलब कि बलबन के सामने अगर कोई सभा में गया है तो उसको पूरा झुकना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा, आदाब करना पड़ेगा, जो भी पूरी फॉर्मेलिटीज होती है वो सब। और सेकेंडली उसने किया था पायबूस, मतलब कि किसिंग द फीट ऑफ द किंग। तो आप देख सकते हो इससे कितना आप दिखाई दे रहा है। अगर इस तरीके की स्थिति बैठी है, मान लीजिए ये बलबन जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग आके झुक रहे हैं, यहाँ पे लोग आके किसिंग द फीट्स कर रहे हैं, तो आजू बाजू वाले जितने भी लोग हैं उनके मन में लगेगा कि अरे बलबन बलबन थोड़ी है, बलबन तो भगवान है, इतना तो भगवान के लिए भी नहीं करते जितना बलबन के लिए हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें इसने इंट्रोड्यूस की थी खुद के नेम, फेम, वैलर, रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और लोगों ने माना भी, बिल्कुल माना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि बलबन ने और कौन सी चीजों को किया है, तो देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको उलूग खां भी बोलते थे, मेन आर्किटेक्ट्स हैं दिल्ली सल्तनत के। इनके हिसाब से सुल्तान जो है गॉड की शेडो है, और इन्होंने जिल्ले लाही और डिवाइन ग्रेस की रिसिपेंट नियाबत खुदाई इस टाइटल को लिया था। पावर ऑफ 40 को ब्रोक किया था, ये वही है तुर्कान ए चहलकानी, इसी को ब्रोक किया था। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद है पर्शियन फेस्टिवल नौरोज, इसको एक पर्शियन फेस्टिवल था नौरोज जो कि न्यू ईयर जैसा था, इसको उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने अपने आप को नासिर आमिर उल मोमिन, दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं दे रहा है? बेसिकली इन्होंने टाइटल लिया था नासिर आमिर उल मोमिन, इन्होंने ये टाइटल लिया था। और इसका मतलब क्या है बच्चों? तो इसका मतलब है खलीफा का राइट हैंड ऑफ खलीफा। मैंने आपको अभी बताया कि सभी को खलीफा नहीं बोलता था, तो इन्होंने अपने आप को ही क्या बोल दिया कि मैं खलीफा का राइट हैंड हूं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की कोशिश की है। लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हमने इनकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को डिस्कस नहीं किया है तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन अधूरा है बच्चों। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की हम बात करते हैं बलबन की। एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में इनका ये मानना था कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो किंग को अपोज कर रहे हैं, जो किंग के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। बलबन वॉज वेरी रिजिड एंड स्ट्रिक्ट इन दीज थिंग्स। तो जितने भी आप कह सकते हो कि जितने भी लोग बलबन को अपोज करते थे या बलबन के अगेंस्ट बोलते थे या कॉन्स्पिरेसी जैसा कोई काम करते थे, उन सबको खत्म कर दिया जाता था। दिस इज नोन एज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया? बलबन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीजियस का कभी इंटरफेरेंस नहीं होने दिया, उलेमास का कभी इंटरफेरेंस नहीं होने दिया। इन्होंने रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर दिया। तो आप देख सकते हो पर्सन जो है बलबन बहुत ज्यादा विजनरी है, स्ट्रैटेजिक तो है, दिमाग तो है, इंटेलेक्चुअल तो है। उसके बाद हम देखेंगे तो इन्होंने जस्टिस सिस्टम को इंश्योर किया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को, एक्सक्लूडेड नॉन तुर्क्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन तुर्क्स को हटाई दिया था, इससे दिखाते कि ही वाज अ पायस मुस्लिम। देन उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को पोस्ट नहीं दी थी। इंडियन मुस्लिम्स मतलब कैसे मुस्लिम? जो कन्वर्ट हुए होंगे, उनको पोस्ट नहीं दी थी। उन्होंने, बलबन ने सबसे इंपॉर्टेंट काम कॉन्स्पिरेसी को रोकने के लिए क्या किया था? स्पाइस, उरार्स को एम्प्लॉय किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो अपॉइंटेड स्पाइस टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द नोबल, ताकि नोबल कुछ भी गड़बड़ करे तो इसको पता चल जाए। उसके बाद सिजदा जो मैंने आपको भी बताया, प्रोस्ट्रेशन बिफोर द किंग एंड किसिंग द सुल्तान फीट, दैट इज पायबोस। फिर सुपीरियोरिटी ओवर द नोबल्स। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कोई भी नोबल जो है वो एक दूसरे को दावत नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि अगर दावत दे दी तो लॉबी हो जाएगी, ये हो गया तो कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो अगर एक नोबल को दूसरे नोबल की बेटी से शादी करनी है, मैरिज, मैट्रिमोनियल अलायंस करने, तो भी बलबन जी जो कि कौन थे, शैडो ऑफ द गॉड, उनसे पूछना पड़ता था, तब जाके ये सारी की सारी चीजें आगे बढ़ती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो बलबन का मोटिव था वो खुद के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट,
अब हम बात करते हैं बलबन के बाद बेसिकली जो है आप देखोगे तो आपकी जो स्लेव डायनेस्टी उसका दी एंड हो जाता है, कोई इंपॉर्टेंट रूलर बचता नहीं है। फिर जो मेनली बेसिकली आपकी डायनेस्टी आती है वो है खिलजी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 1290 टू 1320 और बेसिकली खिलजी डायनेस्टी का सबसे शॉर्ट टाइम रहा है किसमें, दिल्ली सल्तनत में। खिलजी डायनेस्टी का हम देखेंगे तो खिलजी डायनेस्टी बेसिकली जो डायनेस्टी है किसने स्टैब्लिश करी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जलालुद्दीन खिलजी ने स्टैब्लिश की थी। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम देखेंगे तो ये हैं आपके जलालुद्दीन खिलजी जी। आप देख रहे हो कितने बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े थे जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन हाँ ये बूढ़े जरूर थे जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन ही वॉज द मोस्ट बेनेवलेंट खिलजी रूलर, बहुत बेनेवलेंट था। मतलब कि इन्होंने भले ही एक आध दो एक्सपीडिशन किए थे और एक्सपीडिशन करने के बाद इन्होंने चीजों को जो वहां की रीजन है उसको कैप्चर किया था। इनफैक्ट ऐसे लोग जो इनके अगेंस्ट बोलते थे, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करते थे, उनको भी ये माफ कर देते थे। आप देख सकते हो इतना बड़ा दयालु कौन ही हो सकता है। यहाँ तो आपसे आपका फोन ही छीन लिया जाए तो भी आप लोग कितना गुस्सा कर जाते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा बेनेवलेंट थे। तो यही कारण था कि इतनी ज्यादा बेनेवलेंसी देखी नहीं गई थी। किससे नहीं देखी गई थी, इनके भतीजे से। इनका भतीजा कौन था, आलाउद्दीन खिलजी। और यही कारण है कि बाद में आलाउद्दीन खिलजी इनका कत्ल कर देते हैं और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि he adopted the policy of tolerance and tried to win goodwill of the nobility। goodwill मतलब कि ये अच्छी काम को करने की कोशिश करते थे। he was murdered by his son-in-law अलाउद्दीन खिलजी in 1296 and usurped the throne। अलाउद्दीन खिलजी फिर गद्दी पे बैठ गए। समझ में आया कि नहीं। तो दिस वाज जलालुद्दीन। अगर पूछा जाता है पेपर में कि आपके बेनेवलेंट जो खिलजी रूलर थे वो कौन थे, तो वो जलालुद्दीन खिलजी थे। अब हम पढ़ने वाले हैं आपके सबसे फेवरेट वाले रूलर, जो कि कौन है आपके बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है ये अलाउद्दीन खिलजी जी हैं। इसमें तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही आप कह सकते हो सिंपल दिख रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल तेज नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या तेज, आई थिंक नहीं दिख रहे हैं। बहुत ही शांत टाइप के पर्सन दिख रहे हैं, सीधे टाइप के पर्सन दिख रहे हैं। लेकिन आपने मूवी तो देखी होगी, है ना, मूवी तो देखी होगी। तो उस मूवी से आप अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि हाँ अलाउद्दीन खिलजी की पर्सनालिटी कुछ वैसे ही रही होगी, हालांकि इस तरीके से कुछ दिखते थे। अब हम बात करते हैं किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की बेसिकली इन्होंने जब देखा कि जलालुद्दीन खिलजी की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो काफी ज्यादा लीनियंट थी, काफी ज्यादा बेनेवलेंट थी, टॉलरेटिंग पर्सनैलिटी थी, गुडविल करते थे, तो इन्होंने बिल्कुल इसका ऑपोजिट किया और इन्होंने सारी की सारी हार्श पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। किसकी बात कर रही हूं मैं, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रही हूँ। अलाउद्दीन खिलजी जो है बेसिकली ही वॉज अपॉइंटेड एज आमिर ए तुजुक, मतलब कि मास्टर ऑफ द सेरेमनीज एंड अरीज ए मालिक मिनिस्टर ऑफ लॉ बाय जलालुद्दीन खिलजी। मतलब ये जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे बेसिकली ये सेरेमोनियल के मिनिस्टर्स रहते थे और मिनिस्टर ऑफ लॉ रहते थे। तभी जाकर ये चीजों को देखते थे और तभी इनको समझ में आता था कि जलालुद्दीन की जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल बढ़िया नहीं है और अभी राइट टाइम है कि मैं थ्रोन को अब्सॉर्ब कर लूं और थ्रोन पे जाके कौन बैठ जाऊं, मैं खुद जाके वहां पे बैठ जाऊं। फिर आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली जलालुद्दीन की जो टॉलरेंस की पॉलिसी थी ये इन्होंने पूरी तरीके से अपोज किया और हार्श पॉलिसी को लेके आए। उसके बाद इन्होंने कई सारी चीजों के ऊपर, अभी हम इनके एक एक करके रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे और रिफॉर्म्स में जानेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ सोशल रिफॉर्म्स को लिखा हुआ है, तो सोशल रिफॉर्म्स में इन्होंने मैरिज होगी तो मुझसे पूछ के होगी, अदरवाइज मैरिज नहीं होगी। वाइन को इन्होंने बैन कर दिया था, क्यों, ताकि एक सोशल ऑर्डर बन सके सोसाइटी में। सोशल ऑर्डर सोसाइटी में नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा, ट्रेड कैसे होगा, इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये सारा का सारा आप कह सकते हो कि विजनरी अप्रोच थी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, इसलिए वो कई सारे सोशल रिफॉर्म्स को भी लेके आए। हम आगे इनके और भी रिफॉर्म्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी में आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है ही वाज द फर्स्ट सुल्तान हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इन्होंने पॉलिटिक्स को रिलीजन से पूरा का पूरा सेपरेट कर दिया। मतलब कि इनका कहना था कि जो
अगर कोई एपेक्स पे है, कोई सबसे ऊपर है, तो वो कौन है? सुल्तान। सुल्तान सबसे ऊपर है, ना उलेमास ना कोई रिलीजन, जो सुल्तान ने कह दिया वही सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उलेमास का जो इंटरफेरेंस था वो पूरा का पूरा जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने पूरी की पूरी क्या कर दिया? सेपरेट आउट कर दिया। और इन्होंने क्या कहा कि माई किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब मेरी किंगशिप को किसी की किंगशिप, मतलब कि इन्होंने किसी दूसरे की किंगशिप को फॉलो नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है? अलाउद्दीन खिलजी के बेसिकली जो इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, जो ये रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, जो कुछ भी ये कह रहे हैं वही सही है। सो दिस वाज द किंगशिप ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की यही आपकी बेसिकली क्या थी? किंगशिप थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने जब जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोला जाता है? अलेक्जेंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। आपको मैं बता दूं अलाउद्दीन खिलजी इलिटरेट पर्सन थे। अलाउद्दीन खिलजी वॉज इलिटरेट। अलाउद्दीन खिलजी इलिटरेट होने के बाद भी इन्होंने टाइटल लिया था सिकंदर आजम और गेव द आमिर खुसरो। आमिर खुसरो एक बहुत बढ़िया पोइट थे इनकी कोर्ट में, और उसको क्या क्या टाइटल दिया था? तूते हिंद, मतलब पायरेट ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की एक्सपीडिशन की बात करेंगे तो इन्होंने दो तरीके के एक्सपीडिशन किए थे बच्चों। पहला एक्सपीडिशन था एक तो नॉर्थ इंडिया का एक्सपीडिशन है और दूसरा इनका साउथ इंडिया का एक्सपीडिशन है। और इन्होंने ये जो एक्सपीडिशन किया था बेसिकली अपने कमांडर इन चीफ के साथ किया था। समझ में आया कि नहीं? जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर वॉज हिज स्लेव जनरल, ठीक है ना। और इन्होंने आप देख सकते हो ही लीड सीरीज ऑफ एक्सपीडिशन इन सदर्न पार्ट। तो कुछ कुछ बैटल्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए। ही डिफीटेड मंगोल्स इन द बैटल ऑफ जलंधर, किली, अमरोहा एंड रावी, लिखा है कि नहीं। और साउथ के एक्सपीडिशन की अगर हम बात करेंगे तो साउथ के एक्सपीडिशन में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने डिफीट किया था यादवास जो कि देवगिरी के थे, काकतियास ऑफ वारंगल के थे, और होशियालास ऑफ द्वार समेत। अगर हम थोड़ी सी मैप में लोकेशन देखते हैं तो ये अगर आपका साउथ इंडिया है तो जो आपका द्वार समुद्र वाला रीजन है, बेसिकली द्वार समुद्र वाला रीजन यहाँ पे है। और अगर हम बात करेंगे वारंगल तो वो वाला रीजन आपका यहाँ आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत जो कि सिर्फ लाहौर तक सीमित थी, फिर इल्तुतमिश ने जो दिल्ली तक बढ़ाई, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी उसको कहां तक एक्सपैंड करते जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि नहीं? इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी अपने ना सिर्फ मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए जाने जाते हैं बट कई सारे रिफॉर्म्स के लिए भी जाने जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्योंकि ये आप ही मुझे बताओ, क्योंकि ये इतने सारे एक्सपीडिशन कर रहे हैं तो क्या इनकी आर्मी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सो ही वाज हैविंग लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। क्या ये जो आपके बेसिकली मिलिट्री कमांडर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, क्या उनको पेमेंट नहीं मिलता होगा? बिल्कुल मिलता होगा, कैश में मिलता था। तो ये सारी की सारी चीजें काफी अच्छी चीजें हैं, काफी अच्छे रिफॉर्म्स भी हैं जिसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो ये किसके हैं? आपके अलाउद्दीन खिलजी के हैं। फिर हम आगे देखेंगे तो इन्होंने एक तो बेसिकली डिफीट किया। फिर आपकी जो खजाए उल फतू है, ठीक है ना, ये एक बुक है खजाए उल फतू, बेसिकली किसकी ने लिखी हुई? आमिर खुसरो। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के एक एक एक्सपीडिशन बहुत ही डिटेल में बताए गए कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से एक्सपीडिशन किया, किस तरीके से एक्सपेंशन किया, क्या प्रॉब्लम्स गई, फिर किन रूलर्स को सप्रेस किया, किसी की डेथ हुई है तो वो सब कुछ आपके खजाए उल फतू में बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है बहुत ज्यादा, आपको अच्छी इसकी स्टोरी आप लोगों को पता ही है। किसकी बात हो रही है? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह को 1303 में इन्होंने डिफीट किया। जब राजा रतन सिंह की डेथ हो जाती है तो जो आपकी बेसिकली जो रानी पद्मावत हैं और जितने भी वहां की राजपूत विमेन रहती हैं वो सब के सब क्या परफॉर्म कर लेती हैं? जौहर परफॉर्म कर लेती हैं। पूरी की पूरी जो विमेन्स रहती हैं वो जौहर परफॉर्म कर लेती है अलॉन्ग विद द क्वीन पद्मावती। जौहर और सती में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सती जो है वो फोर्सली करवाई जाती है वुमेन से कि आप जो है, जो आपका पति का, जो आपके हस्बैंड का पायर है उस पे आप बैठ जाओ और आप क्या हो जाओ? जली जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। सो सती जो है वो फोर्स्ड रहती थी, लेकिन जौहर फोर्स्ड नहीं रहता था। जौहर आप कह सकते हो ये खुद का रहता था। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेल्फ इमोलेशन। सेल्फ इमोलेशन वर्ड का यूज हुआ है, मतलब जौहर जो है वो स्वयं किया जाता था, सेल्फ से होता था। समझ में आया कि नहीं? सो दिस वॉज अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। अभी हम बात करेंगे
कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्किटेक्चर की। तो जैसा कि आप देख सकते हो अलाई दरवाजा, ये जो आपका अलाई दरवाजा है ये कहां पर सिचुएटेड है बच्चों? तो ये आपका कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जिसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने, उसी कॉम्प्लेक्स में आपका ये जो अलाई दरवाजा है ये सिचुएटेड है। आप देख सकते हो कि आप इसके आर्किटेक्चर की खूबसूरती देखो, ये प्रेजेंट इमेज है। आज भी कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स, फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे देखने को जाते हैं। कितने साल पुरानी चीज आज भी कितने प्यारे तरीके से हमारे सामने है अलाई दरवाजा। फिर इन्होंने हौस खास भी दिल्ली में ही है, काफी सारे लोग जो दिल्ली के हैं वो जानते होंगे हौस खास के बारे में। फिर महल हजार सतून, फिर उसके बाद जमायत खाना मॉस्क, अलाई मीनार और न्यू कैपिटल एट सीरी, ये सारी के सारे जो कंट्रीब्यूशन है ये किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। फिर हम बात करते हैं बेसिकली मिलिट्री रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या लेके आए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इनकी जो आर्मी थी वो कैसी थी? लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बहुत बढ़िया थी। आर्मी है तो इनका पेमेंट होगा, तो इनको कैश में पेमेंट होता था। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? उसके बाद अगर आर्मी की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है परमानेंट और पेड इन कैश फ्रॉम रॉयल ट्रेजरी। उसके बाद इन्होंने दाग और चेहरा सिस्टम को बेसिकली क्या किया था? दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा देती हूँ। दाग मतलब क्या होता है? उस टाइम पे क्या था कि घुड़सवार बहुत थी, अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत सारी घुड़सवार थी, लेकिन कभी कभी क्या होता था, घुड़सवारी अकेले मिलिट्री एक्सपीडिशन में काम नहीं आती थी। घुड़सवार जो है मतलब घोड़ों की जरूरत बेसिकली अदर एक्टिविटीज में भी चाहिए पड़ती थी, जैसे कि पोस्टल, कहीं पे कुछ भेजना है या फिर कहीं कोई संदेश भेजना है, या फिर आप मान लो कि किसी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर करना है, तो घोड़े क्या हो जाते थे? कम पड़ जाते थे, है ना? घोड़े कम पड़ जाते थे क्योंकि ट्रांसफर यहां हो रहा है वहां हो रहा है। फिर तो और भी आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत के अलावा और भी छोटे मोटे किंगडम्स भी वहां पे डायनेस्टीज रूल करती थी जिनके पास भी घोड़े थे। तो दाग सिस्टम बेसिकली एक गरम मोहर को गरम करके जो घोड़े हैं उसके ऊपर लगा दी जाती थी, मोहर को स्टिक कर दी जाती थी, तो उसके ऊपर एक दाग बन जाता था। उससे क्या होता था, आप कह सकते हो दिस इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉर्सेस, बिकॉज हमारे पास तो फेस रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए, हाँ, कि आपको पता है कि ये कौन है वो कौन है, लेकिन घोड़ों को हम इतनी इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो दिस इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉर्सेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए था, जिससे पता चले कि ये जो घोड़ा है ये सुल्तान का है, मतलब दिल्ली सल्तनत का है। और उसमें भी मोहरों में भी टाइप्स होती थी, तो उससे पता चल जाता था कि ये जो घोड़ा है ये किस बेसिकली नोबल मैन के लिए है, या किस वर्क के लिए एंगेज्ड है, या फिर अगर घोड़ों को जब ट्रांसफर किया जाता था तो अगर किराए से दिया जाता था तो पैसे गलत ना ले, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके वैल्यू के हिसाब से पैसे ले। तो इस तरीके का सिस्टम जो था उसको कहते थे दाग सिस्टम, दैट इज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। चेहरा जो सिस्टम था, चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था सोल्जर्स के लिए, ताकि सोल्जर्स का जो पेमेंट है वो बिल्कुल सही हो पाए और जो सोल्जर्स हैं उनकी बेसिकली ब्रीफ हमको इंफॉर्मेशन पता हो। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट दाग एंड चेहरा सिस्टम। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेसिकली इनके लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इनके लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में ही वाज द फर्स्ट किंग हु गिव, जिसने जो सोल्जर्स हैं उसको जो बेसिकली सैलरी है वो किसमें दी थी? कैश में दी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ही वाज द फर्स्ट रूलर। इन्होंने लिखा है इसमें कि नहीं लिखा है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ लिखा हुआ, एनेबल टू पे हिज सोल्जर इन कैश, ये कैश में देते थे। फिर उसके बाद रेवेन्यू वाज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। आप देखो कि बेसिकली मैं आपको बताऊं, जब इल्तुतमिश का टाइम था, इल्तुतमिश के टाइम पे ये लगभग कितना लेते थे? 1/10 लेते थे, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कितना ले रहे हैं? हाफ ले रहे हैं कि नहीं? तो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, और लैंड जो है कल्टीवेशन कैसा हो रहा है उस हिसाब से ये लेते थे। उसके बाद है फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू ऑर्डर फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड, मतलब कि लैंड रेवेन्यू फिक्स करने से पहले लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने से पहले लैंड का मेजरमेंट करो। दिस इज शोइंग रैशनैलिटी, कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो रैशनल भी था, समझ में आ रहा है कि नहीं।
फिर उसके बाद है बिस्वा वॉज, बिस्वा इंपॉर्टेंट है, बिस्वा वॉज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये एक्चुअली बेसिकली बिस्वा एक मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट की यूनिट थी, जिसके बाद आपका जो लैंड टैक्स है उसको लगाया जाता था कि कितना लगाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एबॉलिस्ट किस्मत ए खुदाई, हेड्समैन सेस, मतलब कि अगर कोई पर्सन रिटायर हो गया है तो उसके बाद जो बेसिकली सैलरी मिलनी चाहिए थी, जो पेंशन टाइप की मिलनी चाहिए, वो इन्होंने किस्मत ए खुदाई को एबॉलिश कर दिया गया था। कॉन्फिस्केटेड रिलीजियस एंडाउमेंट एंड फ्री लैंड, इन्होंने रिलीजियस एंडाउमेंट को कॉन्फिस्केट कर दिया था और इनाम और वक्त जैसी लैंड को भी इन्होंने क्या किया था, क्या कर दिया था, कॉन्फिस्केट। फिर उसके बाद टैक्स को मुकद्दम एंड खुड्स हैड टू पे टैक्स, बेसिकली मुकद्दम जो है वो टैक्स को कलेक्ट भी करते थे, तो उसके लिए एक अलग ऑफिसर बनाया था। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफ मुश्तक राज वाज क्रिएटेड, ये वर्ड आप याद रखोगे, मुश्तक राज की पोस्ट बेसिकली बनाई गई थी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे ही ब्रॉट एरिया सराउंडिंग टू दिल्ली डायरेक्टली अंडर द स्टेट for revenue purpose, thus ICTA system was not applied here। मतलब कि इन्होंने क्या किया था कि जो दिल्ली के अराउंड भी कई सारे एरियाज थे, उनको भी इन्होंने अपनी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी में जीते होंगे, तो बेसिकली इनका जो ICTA सिस्टम है वहां नहीं अप्लाई हुआ था। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, इनका जो मार्केट रिफॉर्म था अलाउद्दीन खिलजी का, वो सिर्फ दिल्ली में ही अप्लाई होता था, बाकी जो इनकी जीती हुई जगह थी वहां अप्लाई नहीं होता था। सेम इज द केस विद ICTA सिस्टम। ICTA सिस्टम भी आपका सिर्फ दिल्ली में अप्लाई होता था, जो आपकी जो सराउंडिंग एरियाज जो दिल्ली से लगी हुई थी वहां अप्लाई नहीं होता था। उसका कारण अभी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात हो रही है कि आर्किटेक्चर हम पहले ही देख चुके हैं, इन्होंने अलाई दरवाजा, इन्होंने सिरी फोर्ट भी बनवाया है, फिर उसके बाद इन्होंने हौजे अलाई, ये इसका कंस्ट्रक्शन करवाया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट रिफॉर्म की तरफ हम आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी देखिए बच्चों बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 15 मार्कर का 2019 का पेपर है, नहीं तो 11 मार्कर में पूछे ही जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि इनके जो मार्केट रिफॉर्म्स थे और जो ICTA सिस्टम है वो दिल्ली तक ही सीमित था, बाहर सीमित नहीं था। उसका कारण है अलाउद्दीन खिलजी की इतनी सेना थी, लाखों की जो सेना थी वो सबकी सब दिल्ली में रहती थी, और क्योंकि दिल्ली में रहती थी तो जो वहां का मेंटेनेंस है वो अलग ही तरीके से चलता था। यही कारण है कि बाकी जगह जो इनका मार्केट रिफॉर्म है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ था, वहां उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, दैट वाज लिमिटेड टू दिल्ली ओनली। अभी जैसे कि देखेंगे कि इनमें इन्होंने क्या क्या किया, तो मार्केट रिफॉर्म्स में इन्होंने सबसे पहले तो 3 तरीके के मार्केट बनाए। मैम कौन कौन से मार्केट बनाए, तो बेसिकली हम बात करेंगे, वैसे कई सारी बुक्स में हमको ये भी मिलता है कि उन्होंने 4 तरीके के मार्केट बनाए हुए हैं। तो पहले तो हम देखेंगे सबसे पहला मार्केट कौन सा था, तो सबसे पहला तो ग्रेन का, मतलब कि अनाज का मार्केट, कि भाई खाएंगे पिएंगे तभी तो एक इकोनॉमी चलेगी, जो एग्रीकल्चर से उगाया है आखिरकार उसका लेन देन तो होगा, क्योंकि अभी से नहीं, ये तो कब से हुआ जा रहा है। तो एक ग्रेन का मार्केट बनाया था। फिर उन्होंने जो दूसरे मार्केट को बनाया था वो था बेसिकली इनका कपड़ों का मार्केट, कपड़े, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल, ये सारे के सारे मार्केट थे। तीसरे मार्केट की हम बात करेंगे तो इनका मार्केट था स्लेव्स का, मतलब कि जहां इंसानों को बेचा जाता था, बंदी बनाया जाता था, स्लेव्स बनाया जाता था। तो ऐसा ये जो प्रथा है ये अभी से नहीं चलती आ रही है, बहुत पहले से चलती आ रही है। तभी तो मोहम्मद गौरी के भी स्लेव थे, उसके भी स्लेव थे, उसके भी स्लेव थे। तो स्लेव का मार्केट बनाया था, ताकि क्या होता था कि दिल्ली सल्तनत में उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा पसंद था कि यंग पीपल को मैं अपने अंडर में रखूं और उनको क्या बना लूं, स्लेव बना लूं। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो थर्ड आपका फोर्थ मार्केट था दैट वाज फॉर मिसलेनियस कमोडिटीज। वो जो मार्केट था आपका वो था मिसलेनियस कमोडिटीज के लिए। उसके बाद मार्केट की हम बात करेंगे तो मार्केट में होर्डिंग अलाउ नहीं थी। होर्डिंग मतलब कि लोग सामान को इकट्ठा नहीं कर सकते। क्यों? अगर सामान को इकट्ठा किया मतलब कि करप्शन हो जाएगा, ब्लैक मनी का फ्लो होने लगेगा। तो होर्डिंग जो थी वो सिर्फ सुल्तान कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। उसका कारण है सुल्तान करेगा तो अगर मान लो स्टेट में फेमिन आ गई तो कम से कम सुल्तान उस टाइम पे खाने को रिलीज तो कर सकता है। लेकिन अगर वही होर्डिंग शॉपकीपर्स करने लगे तो अगर शॉपकीपर ने की, फेमिन आ गया, अगर शॉपकीपर ने की है, फेमिन आ गया, तो शॉपकीपर उसको मिनिमम प्राइस पे ना बेचते हुए बहुत ही आप कह सकते हैं मैक्सिमम प्राइस पे बेचेंगे। और क्योंकि अगर मैक्सिमम प्राइस पे बेचा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो अगेन किसको लॉस हो जाएगा, इकोनॉमी को लॉस हो जाएगा। इसीलिए होर्डिंग जो है वो कंप्लीटली
मना कर दी गई थी। सेकंड, इन्होंने ये किया था कि मार्केट में सभी कमोडिटीज की प्राइस को फिक्स कर रखा था। कमोडिटीज की प्राइस को फिक्स इसलिए कर रखा था क्योंकि अगर कमोडिटीज की प्राइस फिक्स है तो मतलब कि किसी भी तरीके का आप कह सकते हो डिसबैलेंस नहीं होगा मार्केट में किसी भी तरीके का डिसबैलेंस नहीं होगा। अगर ये चीज उस शॉप पर भी उतने की मिल रही है, उस शॉप पर भी उतने की मिल रही है, तो सब जगह बराबर मिल रही है, तो कस्टमर्स और जो खुद सुल्तान है, इकोनॉमी है, उसमें स्टेबलाइजेशन होगा। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा इन्होंने ये भी रिफॉर्म किया था कि जिस तरीके भी लॉस जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे, अगर कोई इन लॉस को अपोज करता है, इसके अगेंस्ट जाता है, तो उसकी खाल निकलवा दी जाए। इस तरीके के खतरनाक, आप कह सकते हो बहुत बहुत हार्श पनिशमेंट जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, दिलवाता था अगर उसके लॉस को कोई तोड़ता था या ओबे नहीं करता था। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर अगर हम बात करेंगे कि ये मार्केट जो है वो आखिरकार किसके कंट्रोल में होता था, आपको पता होनी चाहिए, शहनाई मंडी इसके कंट्रोल में होता था, ठीक है। तो इस ऑफिसर का नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद ही ऑल्सो अपॉइंटेड नायब ए रियासत, दीवान ए रियासत टू कीप चेक ऑन दिस मार्केट। मार्केट पे चेक करने के लिए नायब ए रियासत, दीवान ए रियासत को इन्होंने लगा के रखा था। उसके बाद ही ऑल्सो रिसीव्ड डेली रिपोर्ट्स ऑफ मार्केट फ्रॉम बरीद। बरीद कौन थे? इंटेलिजेंस ऑफिसर। और आपके मुनिहांस कौन थे? सीक्रेट स्पाई। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये दोनों के दोनों जो थे वो स्पाई सिस्टम था, जिससे कि जो कुछ भी मार्केट में चल रहा है वो सबका सब तुरंत किसके पास आ जाए? अलाउद्दीन खिलजी के पास, ताकि उसको हर चीज की खबर हो सके। नेक्स्ट, फिर उसके बाद है नॉट क्लियर वेदर these reforms were applied to Delhi or to other towns। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक क्लियर नहीं कि दिल्ली में था या अदर टाउन में, लेकिन कई सारे स्कॉलर्स यही मानते हैं कि इनके जो आपके रिफॉर्म्स थे वो दिल्ली तक ही सीमित थे, क्योंकि जो आपका मैक्सिमम जो वहां के मिलिट्री कमांडर्स थे, सोल्जर्स थे, वो दिल्ली में ही रहते थे। और इन्फ्लेशन की स्थिति को रोकने के लिए और वहां की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को सैलरी भी देनी होती थी, तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो गया, मार्केट में मान लो इन्फ्लेशन हो गया, तो भाई इतने सारे सोल्जर्स जो रखे हुए हैं, क्या वो डिमांड नहीं करेंगे कि हमारी सैलरी को बढ़ाओ? यस और नो? तो इस यही कारण था कि स्कॉलर्स मानते हैं कि बेसिकली इनका जो रिफॉर्म था वो दिल्ली तक अप्लाई था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कभी ना कभी, मतलब डिबेटेबल टॉपिक अभी भी ये है। Reasons for market reform: to enjoy the support of citizens to sustain large army with low salaries। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो जो आपकी आर्मी है वो ज्यादा पैसों की डिमांड करेगी, तो इसीलिए इसी तरीके के रिफॉर्म मार्केट में लाए गए थे, ताकि जो आर्मी है उसको कम पैसा दिया जाए और मार्केट की प्राइस ऑलरेडी फिक्स है, तो उस हिसाब से जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपनी सैलरी को भी फिक्स कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि इतनी सैलरी में इसकी नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इसके पीछे का लॉजिक जो है वो बहुत ही बढ़िया था। मार्केट रेगुलेशन ऑफ अलाउद्दीन जो केम टू एंड आफ्टर हिज डेथ, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद इसके जो मार्केट के रिफॉर्म्स थे वो बेसिकली खत्म हो गए। लेकिन अगर ये आगे भी सस्टेन करते तो बहुत ही बढ़िया बात थी, लेकिन ये आगे सस्टेन नहीं किए। नेक्स्ट, अब आती है आपकी बेसिकली तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 टू 1414 तक चली थी। तुगलक डायनेस्टी की जब हम बात करेंगे तो आपके आ जाते हैं सबसे पहले कौन? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो हैं, तुगलक डायनेस्टी में आपको हर टाइप के पर्सन देखने को मिलेंगे। अभी आप देखना, बहुत ही मजा आएगा आपको। क्यों? क्योंकि वैसे तो सबसे पहले तो गियासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, हमें पता हुआ। ये देखिए बने हुए है ना, इनकी इमेज बनी हुई है कि नहीं? ये तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक जी हैं। गियासुद्दीन तुगलक बेसिकली जाने जाते हैं, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द इरिगेशन सिस्टम। इन्होंने फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। जो अभी तक के जितने भी सुल्तान आए थे उन्होंने इस स्टेप को नहीं लिया था। उसके बाद ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट कॉल्ड तुगलकाबाद नियर दिल्ली। आमिर खुसरो फेमस वो वर्क तुगलकनामा डील्स विद द राइज ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक से इतने आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं।
अब आपके आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल एज वेल। लेकिन इन्होंने जो रिफॉर्म्स लेके आए थे दैट वॉज इल टाइम्ड, इल फेटेड, दैट्स व्हाई हिज रिफॉर्म्स वॉज फेलियर। इनके सारे के सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो फेल हो गए थे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कौन से रिफॉर्म्स लेके आए और आखिर इनके रिफॉर्म्स किस तरीके से फेल हुए हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो बेसिकली हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि भले ही ये बड़े बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे, लेकिन इनके रिफॉर्म्स जो हैं वो फेल हो गए। रिफॉर्म्स क्यों फेल हुए वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन रिफॉर्म्स फेल हुए हैं मतलब कि डिसइंटीग्रेशन चालू हो गया है। ये चीज आप नहीं भूलोगे। दिल्ली सल्तनत में जब हम बात करते हैं तुगलकों की, तो तुगलक के टाइम से ही, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से जो आपकी तुगलक है उसका डिसइंटीग्रेशन चालू हो जाएगा और इकोनॉमी को भी बहुत लॉस पहुंचेगा। अभी देखेंगे बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता मोरक्को ट्रैवलर था। इन्होंने भी काफी सारे जो चीजें हैं बताई हुई हैं। रिसीव्ड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इन लिटरेसी, रिलीजन एंड फिलोसफी। आप देख रहे हो इनकी अचीवमेंट्स, लिटरेसी, रिलीजन, फिलोसफी, काफी ज्यादा चीजों में इन्होंने अपनी एजुकेशन फील्ड को मतलब एकेडमिक्स को बढ़ा के रखा था। लेकिन फिर भी क्या मतलब निकला इतनी सारी पढ़ाई का जब एग्जीक्यूशन सही टाइम पे नहीं किया। तो यही बात है बच्चों, अगर आप भी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो आप सभी सिविल सर्वेंट बने हैं तो हमें पता है एग्जाम निकाल के ही बने हैं, लेकिन आपका इमोशनल इंटेलिजेंस सही नहीं है और अगर आप काम सही से नहीं कर रहे हो तो मतलब उस चीज का कोई मतलब नहीं है। आप भी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह डिसइंटीग्रेशन का कारण बन जाओगे। देखिए, इन्होंने आदिलाबाद का फोर्ट और जहांपनाह को बेसिकली कंस्ट्रक्ट करवाया था और इन्होंने 3 मेजर किंगडम्स, जब बेसिकली बात करते हैं इनकी किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की, तो 3 मेजर किंगडम्स का उस टाइम उदय होता है, विजयनगर, बहमनी और मदुराई। ठीक है ना, बिल्कुल। अब हम आ गए हैं किसके बारे में, इनके रिफॉर्म्स के बारे में जो इन्होंने किया। तो सबसे पहले रिफॉर्म हम देखेंगे कि सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया बच्चों, ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। बेसिकली जो दिल्ली है, दिल्ली टू दौलताबाद है। दौलताबाद इसलिए कि कई सारी दौलत को इस जगह से लूटा गया था और फिर बाद में इसका नाम क्या कर दिया था, देवगिरी। तो देवगिरी और दौलताबाद दोनों एक ही जगह, जो कि अभी प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में। तो इन्होंने दिल्ली टू देवगिरी ट्रांसफर किया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन्होंने दिल्ली टू देवगिरी ट्रांसफर किया था, उसका ये कारण था, उनका मानना था कि क्योंकि अब नदर्न इंडिया को मैंने दिल्ली में रहते हुए नदर्न इंडिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, तो क्यों ना अब एक्सपीडिशन साउथ की तरफ चले और साउथ की तरफ एक्सपीडिशन को करने के लिए एक साउथ पे एक कंट्रोल अथॉरिटी होनी चाहिए। और यही कारण है कि इन्होंने क्या डिसाइड किया कि कैपिटल को उसको बनाएंगे देवगिरी को। इन्होंने जो देवगिरी को कैपिटल बनाने का डिसीजन लिया वो गलत नहीं था। कैपिटल अगर बनानी थी कोई बात नहीं, बहुत सारे रूलर्स हैं जिनकी 2-2 कैपिटल्स रही हैं और उन्होंने कंट्रोल भी किया है। लेकिन बच्चों, इन्होंने जो गलती की थी वो ये की थी कि इन्होंने जब इनका कैपिटल शिफ्टिंग हुआ तो इन्होंने खुद ना शिफ्ट करते हुए पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के जो लोग थे, गाय थी, भैंस थी, सबको लेके गए थे दौलताबाद। और ऐसा स्कॉलर्स, ऐसा इतिहास में कहते हैं कि दौलताबाद पहुंचते आधे लोग तो मर ही गए थे रास्ते में। तो आप देख सकते हो कि ह्यूमन का कितना ज्यादा लॉस हो गया, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का लॉस हो गया कि नहीं। फिर जो आपके साथ में एनिमल्स गए थे उनकी भी कितनी सारी डेथ हो गई थी, तो उनका भी लॉस हो गया। तो इस तरीके से जो इनका पहला एक्सपीडिशन था वो फेल हो गया। उसके बाद जब इन्होंने शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट करने के 2 साल बाद ये वापस दिल्ली गए, फिर अगेन इनका कितना सारा लॉस हुआ आप समझ सकते हो। शिफ्टेड बैक आफ्टर 2 years बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर। तो वहां तक पहुंचे, लेकिन 2 साल बाद इन्हें क्या समझ में आया कि पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है तो लोग कैसे रहेंगे, लोग तो ठीक है, किंगडम कैसे चलेगा। इसीलिए इन्होंने 2 साल बाद डिसाइड किया कि अब जो है कैपिटल को वापस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि दिस वाज इडियोक्रेसी, राइट। नेक्स्ट,
टोकन करेंसी, टोकन करेंसी जो थी वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, टोकन करेंसी में कोई बुराई नहीं थी, इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, इंटेलेक्चुअल इनिशिएटिव था। लेकिन जो टोकन करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी वो घर घर बनने लगी थी। क्योंकि घर घर में बनने लगी थी तो इन्होंने बाद में उन सारी करेंसी को बुलाया और उसको किससे एक्सचेंज किया, सिल्वर टंका कॉइन से एक्सचेंज किया। तो कितना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो गया आप समझ सकते हो, यस और नो। तो इसीलिए इनकी टोकन करेंसी भी फेल हो गई। फिर इनका जो बेसिकली खुरासन का प्रोजेक्ट था टू काउंटर द थ्रेट ऑफ चाइनीज इनकर्शंस, ये भी इनका बेसिकली क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर बेसिकली खुरासन जो बेसिकली जगह है वो बिल्कुल अच्छी जगह नहीं, वहां पे ना तो लैंड अच्छी थी, एरिड रीजन था, तो मतलब ही क्या था वहां पे जाने का। लेकिन वहां पे चले गए और वहां पे उनको अंदाजा नहीं था और यहाँ पे जो चाइनीज इनकर्शंस की वजह से ये क्या हो गए, फेल हो गया। जो फोर्थ इनका एक्सपीडिशन था वो था कराचल एक्सपीडिशन। कराचल एक्सपीडिशन कुमायूं हिल्स में हुआ था और कुमायूं हिल्स का क्लाइमेट जो है वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाई। और साथ में उनका जो अटैक हुआ था सामने वालों का, सामने वाले मतलब कि बेसिकली यहाँ पे किसका अटैक हो रहा है, चाइनीज का, वो भी इतना खतरनाक हुआ कि आर्मी जो है सस्टेन नहीं कर पाई और वहीं पे जो है ये बैटल को हार गए। तो इनका ये एक्सपेडिशन भी खराब हो गया। फिर एक और एक्सपेडिशन यहाँ पे लिखा नहीं है, इंक्रीज इन द टैक्सेशन, ये आप लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंक्रीज इन टैक्सेशन इन दोआब रीजन। दोआब रीजन बेसिकली गंगा यमुना वाला रीजन है जो कि अभी प्रेजेंट डे बिहार उत्तर प्रदेश में आता है। और यहाँ पर उन्होंने टैक्सेशन को इंक्रीज मतलब टैक्सेस को बढ़ा दिया था। टैक्स को बढ़ाना बुरी बात नहीं है बच्चों, टैक्स को बढ़ाना मतलब कि उसका यूज करके कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज में लग रहा है। लेकिन इन्होंने गलती ये कर दी थी, इन्होंने कब टैक्सेशन को बढ़ाया था, जब वहां पर सूखा पड़ गया था, जब एग्रीकल्चर में ग्रोथ बहुत कम थी, उस टाइम पर टैक्स को बढ़ा दिया। फार्मर कहाँ से देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो दिस वाज द रीजन इनका ये वाला एक्सपेडिशन भी फेल हो गया, मतलब ये वाला जो रिफॉर्म था वो भी फेल हो गया। फिर उन्होंने दीवान आमिर को ही एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया टू एक्सटेंड द कल्टीवेशन बाय गिविंग लोन्स टू कल्टीवेटर। और क्योंकि आपको पता है इन्होंने टैक्सेशन बढ़ा दिया था लेकिन वो दे नहीं पाए थे, फिर इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया आमिर को ही ताकि उनको लोन दिया जा सके, किसको, फार्मर्स को। और यही कारण है कि ये जो बेसिकली आपका एक्सपेडिशन है ये फेल हो गया, क्योंकि इन्हें रिटर्न में फिर से कई सारे पैसों को देना पड़ा था। समझ में आया कि नहीं। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वेरी लिटरेट एंड वॉज वेरी एम्बिशियस रूलर एंड ही वॉज ऑल्सो अहेड ऑफ हिज टाइम, but the execution and the planning of his work was ill time and ill fated। बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने इम्पोज किया था, इसलिए वो सारे के सारे फेल हो गए। लेकिन रिफॉर्म्स जो लेके आए थे वो बढ़िया थे, एग्जीक्यूशन उसका गलत था। नेक्स्ट फिर आपके आते हैं कौन, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की हम बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक से भी आपके 5 मार्कर 11 मार्कर अगर 2019 का पेपर है तो 6 मार्कर और 15 मार्कर बन जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक आपके लिए बच्चों इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिरोज शाह तुगलक जैसा कि आपको दिख रहा है, थोड़ी सी इमेज ब्लर है बट हाँ आप इजिली आइडेंटिफाई तो कर पा रहे होगे कि आखिरकार ये फिरोज शाह तुगलक दिख कैसे रहे। आई होप कब कर पा रहे होगे आप लोग। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है, adopted policy of trying to appease the noble army theologians as asserting his authority over only such areas which could be easily administered from the center। बेसिकली जो आपके फिरोज शाह हैं, ही वॉज अ स्टॉन्च मुस्लिम, स्टॉन्च मतलब कट्टर मुस्लिम थे। इन्होंने उलेमा को जो है उलेमास की जो एडवाइस है उसको भी मानते थे और रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन को ये मिक्स करके चलते थे, मतलब कि इन्होंने सेपरेट नहीं किया था अलाउद्दीन खिलजी और बलबन की तरह। तो यहाँ पर बेसिकली ये उस एरियाज पे सिर्फ जाते हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे इन्होंने किसको अपॉइंट किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। खान ए जहां मकबूल को अपॉइंट किया था, अ तेलुगु ब्राह्मण एज वजीर। अपना प्राइम मिनिस्टर खान ए जहां को बनाया था,
बिल्कुल। खान जहां मकबूल को इन्होंने बेसिकली अपना अपॉइंट किया था, किसको? एज अ वजीर और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। ही एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी और नोबल्स। इन्होंने नोबल्स की जो पोजीशन थी, बेसिकली आर्मी की जो पोजीशन थी, सोल्जर की पोजीशन थी, उसको हेरिडिटरी बनाया था। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दस द इक्ता सिस्टम वॉज नॉट ओनली रिवाइव्ड बट ऑल्सो मेड इट हेरिडिटरी, है ना। तो इक्ता सिस्टम जो था, इक्ता सिस्टम में ऐसा था कि सैलरी वॉज गिवन, आपको सैलरी किस में दी जाएगी? लैंड में दी जाएगी, इन ल्यू ऑफ कैश, कैश के बदले लैंड में दी जाएगी। दिस वॉज इक्ता सिस्टम। और क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई रूलर है, मान लीजिए कोई आपका किंग है, नॉट किंग, मान लीजिए ये कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर को कोई इक्ता दे दी, मतलब ये कोई लैंड दे दी, क्योंकि एज अ पेंशन, मतलब एज अ सैलरी उसको लैंड मिल गई। अब क्योंकि ये पोस्ट हेरिडिटरी बन चुकी है, मतलब अब आने वाला इसका सन इस पोस्ट को करेगा, तो मतलब सन के पास भी तो यही लैंड हो गई। तो मतलब इक्ता सिस्टम भी कैसी हो गई? हेरिडिटरी बन गई। समझ में आए कि नहीं? तो यही है इस मतलब इस लाइन का मतलब। नेक्स्ट, अभी हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक ने बेसिकली इन्होंने क्या क्या लेके आए थे और क्या क्या इन्होंने किया था, तो हम उसकी बात करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, मलिक सरवर वॉज प्रोमिनेंट नोबल एंड हैड बीन वजीर फॉर सम टाइम। ही असर्टेड इंडिपेंडेंस एंड अज्यूम्ड टाइटल ऑफ मलिक उर्स शर्क। इसका इन्होंने बेसिकली टाइटल लिया था लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। और ये जो बेसिकली रूल करते थे, ये जौनपुर से रूल करते थे। और जौनपुर को क्या बोला जाता है बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए। जौनपुर को बोला जाता है सिराज ऑफ द ईस्ट। जस्ट अ सेकेंड। ये जो रूल करते थे, ये आपके जौनपुर में रूल करते थे और इसको बोला जाता है सिराज ऑफ द ईस्ट। फिर मलिक मोहम्मद जैसी, द ऑथर ऑफ पद्मावत, ये भी जौनपुर में रहते थे, ये इसमें दिखाया गया है। फिर टू अपीस थियोलॉजियंस, फिरोज टुक द फॉलोइंग डिसीजन। थियोलॉजियंस, बेसिकली थियोलॉजियंस को ये अपने कंट्रोल में लेके आने के लिए, अपने सपोर्ट में लेके आने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुस्लिम्स को वर्शिप पे जाने के लिए, दरगाह जाने के लिए मना कर दिया, वर्शिप पे नहीं जाएंगी। गिव कंसेशन टू थियोलॉजियंस, मतलब उलेमास की बात हो रही है यहाँ पे, उनको कंसेशन देते थे। फिर उसके बाद इन्होंने जजिया को सेपरेट टैक्स बनाया। आप देख सकते हो कितने ज्यादा स्टॉन्च मुस्लिम थे ये। जजिया को किस पे लगाया था? किस पे? ब्राह्मण्स पे इम्पोज किया था। फिर उसके बाद इन्होंने ओनली चिल्ड्रन एंड विमेन डिसेबल्ड एक्सटेंडेड, सिर्फ चिल्ड्रन और विमेन को किया था, बाकी सब पे लगाया था। फिर इरेज्ड वॉल पेंटिंग्स इन हिज पैलेस, अपने पैलेस से जितने भी वॉल पेंटिंग्स थी उनको इन्होंने इरेज किया था। उसके बाद इन्होंने जो अच्छा काम किया था वो ये किया था बच्चों, आप देख सकते हो अच्छे काम में, ही कंस्ट्रक्टेड एंड इम्प्रूव सेवरल कैनाल्स, बहुत सारी कैनाल्स को इन्होंने इंप्रूव किया था। और ही सेटअप हॉस्पिटल्स फॉर द पुअर, पुअर के लिए हॉस्पिटल्स को सेटअप किया था, जिसे क्या कहा गया था? दारुल शिफा। अब हम बहुत अच्छे से बात करते हैं बेसिकली फिरोज शाह तुगलक की, और फिरोज शाह तुगलक के कुछ कुछ अच्छे रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। रिफॉर्म्स में आप देखिए, ही एस्टैब्लिश्ड द टाउन ऑफ हिसार एंड फिरोजाबाद, ठीक है। उसके बाद ही सेटअप न्यू डिपार्टमेंट जैसे कि दीवाने खैरत टू मेक प्रोविजंस फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। बेसिकली इस दीवाने खैरत में मुस्लिम्स गर्ल्स की शादी की जाती थी। तो आप देख सकते हो कि मुस्लिम्स के लिए, खुद के लिए ये कितने ज्यादा आप कह सकते हो, ही वॉज हैविंग कंपैशन, टॉलरेंस, यस और नो, सिंपैथी एंड एम्पैथी। पब्लिक वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क भी इन्होंने किया था। फिरोज शाह तुगलक जो हैं उनको स्लेव जो हैं बहुत ज्यादा पसंद थे। और अगर आप फिरोज शाह तुगलक का उस टाइम का जब आप देखोगे किला, तो सारे के सारे जितने भी स्लेव्स थे वो सारे के सारे जो हैं वो किले के अंदर रहते थे। और इन्होंने और किले तो ठीक है, इन्होंने दीवाने बंदीगान मतलब कि अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया था स्लेव के लिए। उसके बाद इन्होंने कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था आधा, जो कि 50% था जीतल का, और आपका बीच जो कि 23% था जीतल का। समझ में आया कि नहीं? आधा और बीच इन्होंने 2 कॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद है इन्होंने 2 अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशन भी करे हुए थे। कहां पर? बेसिकली बंगाल में। और क्योंकि अनसक्सेसफुल थे, सक्सेसफुल नहीं हुए थे, इसलिए जो बंगाल है वो फ्री हो गया था दिल्ली सल्तनत से। तो बेसिकली हम देखें तो अभी जो आपकी बात कर रहे हैं हम किसकी? तुगलक डायनेस्टी की। तो तुगलक डायनेस्टी के बाद जो जिस तरीके से आपका लाहौर से दिल्ली, फिर जो अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपैंड करके जिस साम्राज्य को फैलाया था वो वापस से छोटा होता जा रहा है। और अब जो आपका दिल्ली
दिल्ली सल्तनत है वो सिर्फ कुछ इलाके में, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा गुजरात वाला इलाका, सिंध, ये वाले इलाके तक सिर्फ लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो इन्होंने और क्या क्या किया, तो आप देखिए कि इन्होंने एक रॉयल फैक्ट्रीज को भी बिल्ड करवाया है। रॉयल फैक्ट्रीज में आप देखेंगे तो रॉयल फैक्ट्रीज कॉल्ड कारखानास इन विच थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स वर एम्प्लॉयड। जिन स्लेव्स को इन्होंने रखा था उसको एम्प्लॉय करके फैक्ट्रीज को बनवाया था ताकि इनकी जो इकोनॉमी है उसमें बूस्ट हो। इकोनॉमी बूस्ट होगी तो सल्तनत का डेवलपमेंट होगा। गेटिंग द पॉइंट। फिर उसके बाद इन्होंने बेसिकली इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग 4 टैक्स को लगाया था। इस्लाम को बहुत ज्यादा मानते थे, ये मैं शुरू में ही आपको बता चुकी हूँ। और इस्लाम का बेसिकली ट्रस्ट को पाने के लिए इन्होंने कई रिफॉर्म्स भी किए जो पहली स्लाइड में हमने देखी थी। तो यहाँ पे इस्लाम में खराज मतलब कि बेसिकली लैंड टैक्स, खम्स मतलब कि जो सोल्जर्स वॉर में लूट के लाते थे, उन जो लूटपाट की थी उस लूटपाट में से 1/5 जो पोर्शन है वो किसको दे दिया जाता था, सोल्जर्स को दे दिया जाता था। तो दिस वाज खम। उसके बाद इन्होंने जजिया लगाया, हमें पता है जजिया इन्होंने हिंदूज के ऊपर लगाया था। जाकत इन्होंने लगाया था 2.5% ऑफ द इनकम ऑफ द मुस्लिम्स के लिए लगाया था। लेकिन ये जो टैक्स था ये वापस से मुस्लिम्स के लिए ही ये लगा देते थे, उनके वेलफेयर के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से इनका क्या हो जाता था, वेलफेयर हो जाता था। उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट किंग टू इम्पोज टैक्स फॉर इरिगेशन। शर्ब इन्होंने लगाया था जो कि इरिगेशन टैक्स था। शर्ब आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग मत भूलिएगा, इरिगेशन टैक्स था जो कि किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है बेसिकली ये तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं। इसके बाद तैमूर का इन्वेजन होता है और तैमूर के इन्वेजन के बाद अनस्टेबिलिटी बन जाती है और आप ऐसा समझ सकते हो अब दिल्ली सल्तनत का पूरी तरीके से डिक्लाइन चालू हो रहा है। When Temur entered Delhi there was no opposition, he withdrew from India। फिर दिल्ली सल्तनत disintegrated towards the beginning of 15th century and no independent state were set up, एग्जाम्पल मालवा, गुजरात। और तुगलक एम्पायर इस तरीके से एंड हो जाता है आपके बेसिकली फिरोज शाह तुगलक के रूल करने के बाद। अब हम आते हैं सैयद डायनेस्टी के ऊपर। सैयद डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड ज्यादा तो नहीं है, 1414 से 1415। इसमें आपके जो सबसे पहले है खिज्र खां की बात हो रही है। और खिज्र खां की जब हम बात करेंगे तो आपने यहाँ पे देखा, जैसे कि हम देखेंगे खिज्र खां में तैमूर जो हैं इन्होंने अपॉइंट किया था खिज्र खां को एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान का गवर्नर रिकॉर्ड किया था किसको, खिज्र खां को। पहले जाने से पहले मतलब कि इंडिया को लीव करने से पहले इन्होंने रिकॉर्ड किया था। फिर खिज्र खान ने दिल्ली को कैप्चर किया और फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी को उसके बाद फाउंड किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं मुबारक शाह, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा किसकी इमेज, खिज्र खां की। मुबारक शाह एंड मोहम्मद शाह सक्सीडेड खिज्र खां एज द रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ज्यादा रूलर्स की बात नहीं हो रही, इतने इंपॉर्टेंट रूलर्स नहीं आए कि जिनके बारे में ज्यादा कुछ खास हम देख सके। Alauddin Alam Shah was the weakest of the Sayyid prince and handed over the throne to Bahlul Lodi, retiring to Badaयूं। The Sayyid dynasty ruled Delhi for only 37 years, making it the shortest reign among the Delhi Sultanate। मैंने आपको जैसे कि बताया इनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ज्यादा, और खास कोई इसमें रूलर्स आए नहीं थे जिनके बारे में हम कुछ डिस्कस करें। और इस तरीके से सैयद डायनेस्टी का एंड हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज लोधी डायनेस्टी। अभी तक जितने भी हमने रूलर्स को पढ़ा है वो सब तुर्क थे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आपकी जो लोधी डायनेस्टी है ये अफगान थे, आप लोग इस बात को नहीं भूलोगे। तो ये अफगान थे बेसिकली, और ये आपकी 5th और फाइनल डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, बेसिकली पतन हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करेंगे कि इसको फाउंड किसने किया था, तो बहलोल लोधी ने फाउंड किया था। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर आपके लोधी डायनेस्टी के अगर कोई इंपॉर्टेंट आपके रूलर हैं, सुल्तान हैं, तो वो हैं आपके सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने गज ए सिकंदरी एक यूनिट को इंट्रोड्यूस किया था लैंड मेजरमेंट के लिए, तो आप वो नहीं भूलेंगे, गज ए सिकंदरी। उसके बाद इन्होंने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन ग्रेन्स को एबॉलिश कर दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर मैं आपको बता दूं सिकंदर लोधी की अगर मैं बात करूं तो सिकंदर लोधी ने एक्चुअली क्या हुआ कि उस टाइम पे
यहाँ पे दिल्ली थी कैपिटल। ग्वालियर में तोमरों से लड़ाई कर रहे थे कौन? सिकंदर लोधी को, उनको कैप्चर करना चाहते थे। तो जब उनको कैप्चर करने ये यहाँ पर आए तो उनको लगा कि इसके पास में कहीं ना कहीं एक कैपिटल होती तो उससे बहुत ही बढ़िया रहता, इसीलिए उन्होंने आगरा को स्टैब्लिश किया। यही कारण है कि ही फाउंडेड द सिटी आगरा एंड ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, क्योंकि वो चाहते थे कि सेंट्रल इंडिया जो नीचे वाला रीजन है उसको कंट्रोल करना, तो इन्होंने ये किया। फिर ही abolished the octroi duty on grains and established a new measurement of the yard, गज ए सिकंदरी, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रही थी। गज ए सिकंदरी एक यूनिट को इन्होंने चालू किया। सिकंदर जो थे वो काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे और बिगॉट किंग थे। ही रीइम्पोज्ड जजिया ऑन हिंदूज पे जजिया लगा दिया था इन्होंने। और आपको पता ही है कि ये एक काफी अच्छे पोइट भी थे और इनका पेन नेम था, पेन नेम क्या था इनका? तो इनका पेन नेम था गुलरुखी और गुलरुख भी कहीं कहीं मिलता है, दोनों ही चलेगा। तो ये इनका पेन नेम था। सिकंदर लोधी को सक्सीड किसने किया था? तो ये आप लोग याद रखेंगे, इब्राहिम लोधी ने सक्सीड किया था। इब्राहिम लोधी की हम बात करते हैं तो इब्राहिम लोधी बहुत ज्यादा एरोगेंट पर्सन थे, बहुत ज्यादा स्टॉबबॉर्न थे, जिद्दी टाइप के थे। किसी की भी सभा में बेइज्जती कर देते थे, किसी को भी कुछ भी हार्श पनिशमेंट दे देते थे, इस टाइप के पर्सन थे। कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, ये आप सबको पता होना चाहिए। और इब्राहिम लोधी जो हैं इन्हीं के साथ सबसे फेमस बैटल लड़ा गया था, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। और इसके बाद जो है इब्राहिम लोधी की क्या हो जाती है, बेसिकली इसमें डेथ हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है? डिक्लाइन जो है, डिक्लाइन नहीं आप कह सकते हो, दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से खत्म ही हो जाती है ना। डिक्लाइन तो बहुत पहले से चालू हो गया था। लेकिन थोड़ा सा देख लेते, जैसे मैंने आपको बताया कि ही वॉज एरोगेंट, ह्यूमिलिएटिंग हिज नोबल्स का मजाक उड़ा देते थे ओपन कोर्ट में। दिस मेड दौलत खां लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब। बेसिकली इब्राहिम खां लोधी जो थे उन, जैसे मैंने आपको बताया, एरोगेंट थे, मजाक उड़ा देते थे। यही कारण है कि दौलत खां लोधी जो कि पंजाब का गवर्नर था, उसने बाबर को इनवाइट किया। किससे? बाबर को इनवाइट किया। बेसिकली किसके लिए इनवाइट किया? कि आओ और किससे लड़ाई करो? बाबर, तुम आके इब्राहिम लोधी से लड़ाई करो, इसको गद्दी से हटाओ। तो बेसिकली जब मैं आपको मुगल पढ़ाऊंगी तब उसमें बहुत अच्छे से बता दूंगी, लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि यहाँ पर जो आपकी ट्रूप थी, मान लीजिए यहाँ पे जो फ्लैंक है ये आपकी किसकी फ्लैंक है? इब्राहिम लोधी की। और इब्राहिम लोधी के पास जो सेना थी वो बहुत ज्यादा सेना थी। और बाबर के पास, जैसे कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि इनके पास लगभग 50,000 की सेना थी और बाबर के पास लगभग 17,000, 17,500 की सेना थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये लोधी क्यों हार गए, उसका कारण ये है बच्चों कि जो आपकी बाबर की सेना मान लीजिए यहाँ पे थी, इस साइड है, और आपकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के पास ज्यादा कुछ टैक्टिक्स थी नहीं, बाबर के पास बहुत बढ़िया टैक्टिक्स थी। यहाँ से बेसिकली यमुना रिवर निकल रही थी और यहाँ पर उनका बैटल ऑफ पानीपत का फोर्ट था। तो एक तरीके से आप कह सकते हो इनके लिए डिफेंस क्रिएट हो गया था बाबर की आर्मी के लिए। और यहाँ पर गड्ढा करके यहाँ पे लकड़ी डाल दी थी। किसने? बाबर ने खूब सारी लकड़ियां डाल दी थी ताकि अगर यमुना रिवर को भी क्रॉस करके यहाँ पे आया जाए तो यहाँ आग लगा देंगे तो ये जल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके की टेक्निक्स उसने लगाई थी। फिर सबसे पहले यहाँ पे अगर किसी को खड़ा किया था तो बाबर ने बैलगाड़ियों को खड़ा कर दिया था कि आओ भैया इब्राहिम लोधी, तुम्हारी सेना आएगी तो किससे लड़ेगी? बैलों से लड़ेगी सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो आर्मी को बेसिकली सोल्जर्स को खड़ा किया था, वो खड़ा किया था किसके साथ? मैच लॉक गन के साथ। मैच लॉक गन आर्टिलरी एक ऐसी आर्टिलरी है जो कि बेसिकली अभी जो आप गन को देखते हो कि भाई शूट किया और ऑटोमेटिक वो लोड हो जाती है, दूसरा शूट किया, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। मैच लॉक गन आर्टिलरी में क्या होता था मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली पहले उस गन को चढ़ाना पड़ता था, मतलब कि उसको खोलो, उसमें आप वो अपनी जो आपका गोला बारूद है, वो गोली है, उसको डालो, फिर उसके बाद उसको प्रेशर से अंदर की तरफ करो, फिर एक मैच लॉक लगाओ जिससे उस मैच लॉक को जलाओ और जलाने के बाद फिर फायर करो।
और वो जलने के पहले उसके मतलब जैसे ही वो जलती थी उसके प्रेशर के कारण वो फायर हो जाती थी। तो ये आपकी बेसिकली इस तरीके की गन का यूज किया था किसने? बाबर ने। अब इस तरीके की गन को बेसिकली इतना आसान नहीं होता था चलाना, बिकॉज लोडिंग करने में लगभग 30 सेकेंड्स लगते थे। इसीलिए बाबर ने क्या किया था कि पहली लाइन में भी आपके बेसिकली गन को लेके लोगों को खड़ा किया था, और दूसरी लाइन में भी। जब तक पहली लाइन लोड करती थी दूसरी लाइन ऑलरेडी लोड करके फायर करती थी, तब तक पीछे वाले की लोडिंग चालू हो जाती थी तो वो फायर कर देते थे। इस तरीके से दूर से ही कई सारे लोगों को यहाँ पे मार गिराया। फिर मैं आपको बता दूं बाबर के पास बेसिकली गोला बारूद भी थी जो बाबर ने यूज किया था इस बेसिकली किसको हराने में? इब्राहिम लोदी की सेना को हराने में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया था कि इब्राहिम लोदी के पास खूब बड़े बड़े हाथी थे, इतने बड़े बड़े हाथी थे। तो जो वो हाथी थे बेसिकली, तो हाथी जो थे उन्होंने कभी इतनी धमाके वाली आवाज सुनी नहीं थी। जैसे ही गोली चलने लगी तो कुछ कुछ गोली तो हाथियों को भी आके लगी, हाथियों को आके लगी तो हाथी जो है वो अनस्टेबल हो गए। जैसे ही वो अनस्टेबल हुए तो उन्होंने खुद की ही आर्मी पे अटैक कर दिया, पीछे मुड़ गए, इधर हो गए, तो उनकी खुद की सेना आधी कुचल के मर गई। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? इस तरीके से गन की हेल्प से इन्होंने काफी सारे लोगों को मारने की कोशिश की, गन पाउडर से काफी सारे लोगों को मारने की कोशिश करी। और इस तरीके से आप कह सकते हो इब्राहिम लोदी के पास कोई पावरफुल टैक्टिक नहीं थी, कोई सही स्ट्रैटेजी नहीं थी इस वॉर को फाइट करने की। और क्योंकि बाबर के पास थी इसीलिए कम सेना होने के बाद भी बाबर ने किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड मीनिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जिम्मी। जिम्मी मतलब है प्रोटेक्टेड पीपल अंडर मुस्लिम रूल्स। मुस्लिम रूल्स के अंदर जो भी प्रोटेक्टेड पीपल हैं उनको जिम्मी कहा जाता है। फिर जबाविट्स, बेसिकली सुल्तान ओन रेगुलेशन टू सप्लीमेंट मुस्लिम रूल्स, मतलब कि मुस्लिम रूल को चलाने के लिए जो सप्लीमेंट्स होते थे जो सुल्तान देता था उसको जबाविट्स कहते थे। फिर आपका है जहांदरी। जहांदरी मतलब सेक्युलर कंसिडरेशन को बोलते थे जहांदरी। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे कुछ कुछ बुक्स की बात हो रही है। बुक्स की बात हो रही है जैसे कि यहाँ पे है पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है। फतवा ए जहांदरी, फतवा ए जहांदरी जो कि बर्नी ने लिखी, इसमें फिरोज शाह तुगलक के रेन को डिस्क्राइब किया है, उसके कंस्ट्रक्शन वर्क, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे जैसे आपकी गीत गोविंद जो कि जयदेव ने लिखी, आशिक जो कि एक रोमांटिक बुक है आमिर खुसरो द्वारा लिखी गई है, तारीख ए अलाई आमिर खुसरो ने लिखी, तुगलक नामा जिसमें तुगलकों की हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है आमिर खुसरो ने लिखी हुई है। फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं सुल्तान जो है वो मेन हेड बना हुआ था। सुल्तान वॉज द सेंट्रल अथॉरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में सुल्तान जो है वो मेन हेड था। सुल्तान कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर द ऑफिस ऑफ सुल्तान वॉज द हाईएस्ट पोजीशन थी किसमें? पॉलिटिकल, मिलिट्री, लीगल अथॉरिटी में। उसके बाद सुल्तान वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड जस्टिस, इन चीजों को मेंटेन करने के लिए भी। लेकिन देयर वॉज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड विच कुड लीड टू सक्सेशन डिस्प्यूट्स और पावरफुल स्ट्रगल। हालांकि इसके अलावा कई सारे मिनिस्टर्स भी थे। अगर हम मिनिस्टर्स की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप देखिए यहाँ पर बात हो रही है दीवाने अरीज की। दीवाने अरीज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था जिसको अरीज मुमालिक हेड करता था, और बनाया इसको बच्चों बलबन ने था। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बलबन मिलिट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखता था। दीवाने रसालत जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर था, जो कि सदर रिलीजियस को भी वहां पे एडमिनिस्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स बनाया गया था। फिर उसके बाद हम देखेंगे ग्रांट्स वर मेड बाय द डिपार्टमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मॉस्क टॉम्स। तो ग्रांट्स भी दी जाती थी मदरसा बनाने के लिए, टॉम बनाने के लिए, मॉस्क बनाने के लिए ग्रांट्स भी दी जाती थी। फिर उसके बाद है नायब, अ मोस्ट पावरफुल, प्रैक्टिकली एंजॉयड ऑल द पावर्स ऑफ द सुल्तान एंड एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल ओवर ऑल डिपार्टमेंट। दिल्ली सल्तनत में जितने भी डिपार्टमेंट थे उसको भी एक पर्सन था जो कंट्रोल करता था, उसका नाम था नायब। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, फिर आपके और यहाँ पर उसकी बात करी गई है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे
जैसे कि यहाँ पे कि हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट, जुडिशियल डिपार्टमेंट के हेड को काजी कहा जाता था, जो सारी की सारी जुडिशियल एक्टिविटीज को क्या करता था, रन करता था। फिर है मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरिया वॉज, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया वॉज फॉलोड इन सिविल मैटर्स, मतलब कि सिविल मैटर्स में जब भी जस्टिस दी जाती थी तो किसको ध्यान में रखते हुए दी जाती थी, शरीयत को ध्यान में शरीयत को ध्यान में रखकर दी जाती थी। हिंदूज वर गवर्न्ड बाय देयर ओन पर्सनल लॉ एंड देयर केसेस वर डिस्पेंस्ड बाय द विलेज पंचायत, मतलब कि हिंदूज के जो बेसिकली गवर्न करते थे, तो कौन गवर्न करता था, उनके खुद के पर्सनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो थे बेसिकली वो सुल्तान ही बनाता था क्रिमिनल लॉज को। डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस, मतलब कि जो कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है उसको बोलते थे दीवाने इंशा। और द करस्पॉन्डेंस बिटवीन रूलर एंड द ऑफिशियल वाज डील विथ बाय दिस डिपार्टमेंट। जितने भी करस्पॉन्डेंस होते थे मैंने आपको बताया, जैसे कि कम्युनिकेशन, जो भी चीजों को आदान प्रदान है रूलर्स के बीच में, ऑफिशियल्स के बीच में, वो कौन करता था, दीवाने इंशा। नेक्स्ट है वकील दर। बेसिकली वकील दर का काम था कोर्ट में डेकोरम मेंटेन करना। आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन काफी बढ़िया तरीके से चल रहा है। अगर हम बात करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चला है, तो आपको ये पता होना चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी जो सबसे पहली यूनिट है वो कौन सी है, इक्ता, ठीक है। फिर है आपका इक्ता शिख, फिर है आपकी परगना, और फिर है आपका विलेज। तो इस तरीके से आपका डिवीजन है, समझ में आया कि नहीं। इक्ता की हम बात करेंगे तो इक्ता का जो कंट्रोल है वो कौन है, मुफ्ती और वाली। शिख का कंट्रोल है शिखदार। अगर हम बात करें परगना, परगना का क्या, जो बेसिकली परगना न बहुत सारे विलेजेस को मिला के बनता था परगना, इनका जो हेड रहता था, यहाँ लिखा नहीं, आमिल, आमिल कहते थे उसको, क्या कहते थे, आमिल। ये आप लिख सकते हो, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, AMIL, ठीक है। और अगर विलेजर्स की बात करेंगे तो चौधरी और मुकद्दम इसको हेड करते थे। तो ये आपका बेसिकली आप कह सकते हो प्रोविंशियल या आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था। कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत में। समझ में आया कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है, इक्ता, शिखदार, परगना और लास्ट आपका विलेज। इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी हम सब जानते हैं कि लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड इंपॉर्टेंट है, कॉइन इंपॉर्टेंट है। तो लैंड को यहाँ पे देखिए किस तरीके से डिवाइड किया था, इक्ता लैंड। इक्ता लैंड मतलब वो लैंड होती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो आपके ऑफिसर्स थे, नोबल्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनको दी जाती थी इन ल्यू ऑफ सैलरी। समझ में आया कि नहीं। दूसरी लैंड की बात हो रही है यहाँ, खालसा लैंड या खलीसा लैंड भी कहते थे। खलीसा लैंड वो लैंड होती थी जो आपकी डायरेक्टली सुल्तान के अंडर में होती थी, और सबसे ज्यादा इस लैंड को देखा गया है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। समझ में आया कि नहीं। फिर आपकी है इनाम लैंड। इनाम लैंड बेसिकली वो लैंड है जो रिलीजियस आपके लीडर्स होते थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनके पास होती थी। सो दिस वाज इनाम लैंड। द पेसेंट्री पेड 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। फिर हमें पता है लैंड रेवेन्यू में भी देना ही पड़ता था। अलग अलग रूलर्स के टाइम पे कभी 1/10 भी लगा है तो कभी हाफ भी लगा है। फिर सराइस और रेस्ट हाउस की बात हो रही है। सराइस जो है बेसिकली वो हाईवेज के अलोंग कंस्ट्रक्ट किए गए थे ताकि जो ट्रैवलर्स हैं वो वहां पे रेस्ट कर सके, और वहां पर अगर इकोनॉमी वो लोग देंगे, रेस्ट करेंगे, पैसे देंगे, तो इकोनॉमी का ही डेवलपमेंट होगा, इसीलिए इसको इकोनॉमी में रखा हुआ है। फिर उसके बाद सेरिकल्चर को इंट्रोड्यूस किया था, सेरिकल्चर। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे इकोनॉमी में। सोशल लाइफ में देखेंगे तो हम देखेंगे कि इस टाइम पे सती बहुत ज्यादा प्रिवलेंट थी, जौहर को परफॉर्म किया गया था। फिर हम देखेंगे कि हिंदू सोसाइटी के थोड़े स्ट्रक्चर में चेंजेस आए थे, सेक्लूशन ऑफ विमेन हुआ था, और क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं बेसिकली आप देख रहे हो कि वो प्रोसेलिटाइजेशन मतलब कि रिलीजन का चेंज करवाते हैं, इसीलिए यही कारण था कि लोगों को, महिलाओं को पर्दे में रखने लगे, तो पर्दा सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। अगर और भी देखें तो चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आप देखो कि मुस्लिम्स क्या करते थे, बेसिकली सुल्तान जो है एनेक्सेशन करने के बाद हिंदू किंग की जो लड़की होती थी उनसे शादी कर लेते थे, इसीलिए चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा बढ़ गई ताकि जो गर्ल्स हैं उनकी शादी कर दी जाए। और क्योंकि
शादी कर दी जाएगी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हस्बैंड ले लेंगे, क्योंकि फादर जो है वो कब सल्तनत के अंडर में आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर अरब एंड तुर्क ब्रॉट द पर्दा सिस्टम इनटू इंडिया एंड इट बिकेम वाइड स्प्रेड अमंग हिंदू वुमेन इन द अपर क्लास। ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद है, और भी अगर सोसाइटी की बात करेंगे तो मुस्लिम सोसाइटी जो है रिमेन्ड डिवाइडेड इनटू सेवरल एथनिक एंड रेशियल ग्रुप। फिर उसके बाद है इंटर मैरिजेस नहीं होती थी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वेरी रियरली द हिंदू नोबल्स वर गिविंग हाई पोजीशन, बिल्कुल हाई पोजीशन नहीं दी जाती थी। द हिंदूज वर कंसिडर्ड जिम्मीज और प्रोटेक्टेड पीपल ऑफ विच दे वर फोर्स्ड टू पे टैक्स जजिया, ये हम सभी जानते हैं। तो ये उनकी किससे रिलेटेड होगी, सोशल लाइफ से। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे तो आप देखोगे कि इसमें जो बेसिकली इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखेंगे तो डोम का जो कंस्ट्रक्शन है, जो पहले हमें देखने को नहीं मिलता है किसी और जगह, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डोम। तो डोम आप देख सकते हो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में देख सकते हो। फिर इन्होंने मिनारेट का यूज किया था। कुतुब मीनार इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मीनार, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जालीदार सिस्टम का यूज किया था। जालीदार मतलब कि काफी ज्यादा आप देख सकते हो कि इन्होंने एक वॉल बनाई है, उसमें छेद होते थे बहुत सारे, ठीक है, जाली होती थी, तो उस सिस्टम को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे आप देखो आर्च यूज हुई है, डोम्स, लॉफ्टी टावर्स, मिनारेट्स, डेकोरेशन का भी यूज हुआ है, क्योंकि आप देखो जैसे कि दिल्ली सल्तनत के जो आर्किटेक्चरल स्पेसिमेंट्स को आप देखोगे तो आप उसमें पाओगे कि अराबिक स्क्रिप्ट का खूब सुंदर यूज करके अराबिक स्क्रिप्ट्स को वहां एनग्रेव्ड किया हुआ है, तो इसका भी यूज किया हुआ है। फिर इसके बाद आर्क और डोम्स वाज नॉट टर्किश और मुस्लिम इन्वेजन, दे लर्न फ्रॉम रोम एंड डेवलप्ड डोम फ्रॉम मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन इट्स यूज। बेसिकली खुद का इन्वेंशन नहीं था, इन्होंने ये रोम से सीखा हुआ था। उसके बाद इन्होंने स्लैब और बीम का भी यूज किया था। बेसिकली बिल्डिंग्स में कलर, मार्बल, इन सब का यूज किया था। ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल डिजाइन्स को भी इन्होंने यूज किया है और फ्रीली बोरोड हिंदू मोटिव सच एज स्वास्तिक। तो कई सारी हिंदू का भी एमालगमेशन हुआ था दिल्ली की खुद की आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। समझ में आया कि नहीं? फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में जैसे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुतुब मीनार का दिया हुआ है, फिर तुगलकाबाद का दिया हुआ है विथ इट्स ब्यूटीफुल लेक। फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का टॉम का एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया। कोटला फोर्ट जो कि दिल्ली में है, जो कि फिरोज शाह ने बनाया था। इंपॉर्टेंट फीचर्स में और हम देखेंगे तो स्लोपिंग वॉल थोड़ी स्लोप रहती थी। कंबाइंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्क। फिर उसके बाद हॉर्स खास, ग्रे सैंडस्टोन, मिनिमम डेकोरेशन। ये सारे के सारे किसके फीचर्स हैं? आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। ये देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर लग रहा है, देखने में लग रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है लोधी गार्डन के बारे में कि गार्डन्स को अभी इन्होंने काफी ज्यादा यूज किया था, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक में हम देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रबाब और सारंगी यूज किए थे आमिर खुसरो ने, और आपको पता है सितार का भी यूज हुआ था। और आमिर खुसरो ने कई सारी नई राग को लेके आए थे, घोड़ा और सनम जैसी रागों को। लाइट म्यूजिक, कव्वाली का जो ट्रेंड आया था वो इन्हीं के टाइम से आया था। इन्वेंशन ऑफ सितार जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद है इंडियन क्लासिकल वर्क, राग दर्पण, इसको भी ट्रांसलेट किया था पर्शिया में। फिर जो आपके पीर भूदान है, सूफी सेंट, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियन, बहुत बड़े म्यूजिशियन है इस टाइम के। उसके बाद है ही एनकरेज द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रेट म्यूजिशियन वर्क मान कौतूहल। तो ये सारा का सारा किससे रिलेटेड है? आपका म्यूजिक से रिलेटेड। फिर लिटरेचर की बात करेंगे तो लिटरेचर में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, हमने अभी इसके पहले ही कई सारी बुक्स को देखा है। हालांकि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, संस्कृत एंड पर्शियन वर लिंक लैंग्वेजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लैंग्वेज का यूज हुआ है वो संस्कृत और पर्शियन का हुआ है। समझ में आया कि नहीं? ओके, so finally we have completed Delhi Sultanate with quite a detail. We have covered all the important topics regarding Delhi Sultanate, और इस तरीके से जो हमारी दिल्ली सल्तनत है वो यहाँ पे खत्म होती है। And tomorrow I will be back with another short of video regarding मुगल एम्पायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। And I hope कि आपको जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। So that is all about today. Thank you everyone.